नमस्कार, स्वागत है आपका आपके इस नए कोर्स में असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो वैकेंसीज आए उस वैकेंसीज में आपका स्वागत है। 9 फरवरी को जो है मोस्ट प्रॉब्ली इसकी डेट जो है हुई है। 9 फरवरी को आपके 9 और 10 फरवरी को इसके एग्ज़ाम होने की संभावना है। जिस तरह की संभावना है उसी हिसाब से माना जा रहा है कि जो है वो एग्ज़ाम हो जाएगा। कहते हैं ना कि प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पद हैं उस पद पर लिखित परीक्षा होगी और जो है शिक्षक बनने जा रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का पद आपको मिलने जा रहा है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर यानी एक शिक्षक होना उसकी गुणवत्ता क्या है। कहते हैं ना कि अब 9-10 फरवरी को डेट आ गई है तो एग्ज़ाम होना ही होना है। तो 9-10 फरवरी को ध्यान में रखते हुए हम इस सिलेबस को आगे लेकर के चलेंगे अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से कि जो सिलेबस है अर्थव्यवस्था का जो दृष्टिकोण है इसको समझने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज इसको हम समझते हैं। मैं कहता हूं ना कि प्रोफेसर लोग बनने जा रहे हैं। आयोग चयन आयोग के द्वारा आप जो है प्रोफेसर का पद आपको हासिल होगा और अवश्य हासिल होगा। भारत के सबसे प्रतिष्ठित और गुणवत्तापूर्ण प्लेटफॉर्म पे आप हैं। मेंटरशिप उस तरह से आपको मिल रही है तो नहीं होने की कोई भी संभावना बचती नहीं है। ठीक ना, सभी होने की तरफ भागती हैं, सभी संभावनाएं होने की तरफ हैं, नहीं होने की तरफ कोई भी आपकी कोई भी जो प्रवृत्ति है वो नहीं है। ठीक है ना, आप मेहनती हैं, आप जो है लगनशील हैं, डेडिकेटेड हैं और इतने बड़े प्रतिष्ठित गुणवत्तापूर्ण प्लेटफॉर्म पे आप टिप्स ले रहे हैं तैयारी का। यह है कि समय कम है, इसकी अवधि बढ़ा दी जाएगी। पहले शुरुआत में आपको 2 घंटे के साथ ही मैं आपके साथ वर्कआउट करूंगा, देखने की कोशिश करूंगा कि क्या है। आज की क्लास में पाठ्यक्रम विश्लेषण की क्लास है, पाठ्यक्रम को समझते हैं। कोई कहता है कि सर क्या पढ़ूं कि चयन हो जाए। ठीक ना, बताते हैं ना आप लोग कि हम लोग क्या पढ़ें कि चयन हो जाए। तो आप वो पढ़िए, सिलेबस पढ़िए। सबसे पहली चीज़ मैं आपसे कहूँगा सिलेबस पढ़िए। आज हम भी आपके साथ सिलेबस पढ़ने की कोशिश करते हैं, सिलेबस को समझने की कोशिश करते हैं और हम इस जो पैटर्न है इस पैटर्न में सीखने और सिखाने की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाएंगे। किस प्रवृत्ति को? सीखने और सिखाने की प्रवृत्ति को। मेरा नाम के बशर है, जी के बशर, खैरुल बशर, के बशर के नाम से लोग जानते हैं और के बशर के नाम से मुझे इस फील्ड में 22-23 साल हो गए। 24 साल मानी 2000 से पढ़ाना स्टार्ट किए तो आज 24 चल ही रहा है तो 24 मान लो, 24 साल हो गए। और 24 साल के इस उम्र में 24 साल के इस पठन पाठ्यन के जो उम्र है इसमें हम आपके साथ सीखने और सिखाने की प्रवृत्ति अभी भी लेके चल रहे हैं। और ख़ासकर चूँकि IAS का नहीं है ये क्लास, ये जो है जो है प्रोफेसर पद के लिए है क्लास, तो इसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे पैटर्न को उसके मांग के अनुरूप। ठीक ना, जो चयन आयोग है, ठीक है, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग, सेवा आयोग, उस सेवा आयोग की जो भावनाएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए, हम उसकी मांग को ध्यान में रखते हुए, उसकी मांग और उसकी जो भावनाएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम देखने की कोशिश करते हैं। सामान्यतः हम लोग देखते हैं सिविल सेवाओं में कि हम प्रशासनिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ आज की जो क्लास होगी वह एकेडमिक जो मांग है उसको ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे। शैक्षणिक जो आवश्यकताएं हैं
शैक्षणिक जो अप्रोच है उस अप्रोच को हम ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, शैक्षणिक दृष्टिकोण को हम ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे। शैक्षणिक मांग क्या होती है, शैक्षणिक मांग को हम ध्यान में रखेंगे। इसके अध्ययन और अध्यापन की जो बात करेंगे, कई तरह के अप्रोच होते हैं। एक तो होता है एकेडमिक अप्रोच, एकेडमिक अप्रोच। एक होता है मैनेजेरियल अप्रोच, मैनेजेरियल अप्रोच। एक प्रबंधकीय दृष्टिकोण होता है और एक एकेडमिक दृष्टिकोण होता है। ठीक है ना। प्रबंधकीय दृष्टिकोण में भावनाएं ये होती हैं कि प्रबंधकीय दृष्टिकोण में जो है, और एडमिनिस्ट्रेटिव भी होता है आपके अंदर। एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, अप्रोच, प्रशासकीय दृष्टिकोण। अब ये तीनों आपके पास अप्रोच होता है, तीनों में कोई ना कोई एक अप्रोच आपके पास होगा। ये ऐसा नहीं होगा कि कोई भी एक अप्रोच आपके पास नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। आज पाठ्यक्रम विश्लेषण में बहुत सारी मांग जो सेवा चयन आयोग है उसकी क्या है, इसको देखने की कोशिश करेंगे। और विगत जो सवाल की प्रवृत्ति है जो हम लोगों ने एक बनाया है उसको भी देखेंगे कि किस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर हम इन बिंदुओं को हम ध्यान में रखते हैं, ठीक ना, तो जो एकेडमिक दृष्टिकोण है उसको देखते हैं कि क्या होता है। तो पहले एडमिनिस्ट्रेटिव देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टिकोण क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टिकोण में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि टू कंट्रोल एंड मेंटेन समथिंग, समन्वय और नियंत्रण की भावना को समझने की कोशिश करते हैं कि जो समन्वय है और नियंत्रण है उसको हम समझ सकते हैं कि कैसे हम समन्वय और नियंत्रण की भावना को समझेंगे। तो कोई भी दृष्टिकोण अगर हम पढ़ते हैं, किसी भी टॉपिक का अध्ययन करते हैं, तो प्रशासनिक दृष्टिकोण में हम लोग जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच में हम लोग जो है कंट्रोल और मेंटेन की बात करते हैं, समन्वय की बात करते हैं, ठीक है ना, प्रबंधन की बात करते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैनेजरियल अप्रोच क्या होता है? टू अचीव समथिंग, कुछ उपलब्धियां अर्जित करते हैं, कुछ उपलब्धियों को अर्जित करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम कुछ उपलब्धियों को अर्जित करने की कोशिश करते हैं तो जो उपलब्धियां अर्जित करेंगे तो कौन सा अप्रोच है? प्रबंधकीय दृष्टिकोण है, मैनेजेरियल अप्रोच है, प्रबंधकीय दृष्टिकोण है। तो हम प्रबंधकीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो एकेडमिक अप्रोच होता है, ठीक है ना, वह एकेडमिक अप्रोच होता है जहाँ पे हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बात करते हैं, सैद्धांतिक प्रस्तुतिकरण की बात करते हैं। एकेडमिक अप्रोच हमेशा सैद्धांतिक प्रस्तुतिकरण पर जोर देता है, प्रस्तुतिकरण पर बल देता है, थे ना, ये सैद्धांतिक प्रस्तुतिकरण पर बल देता है। तो ये जो अप्रोच है वह सैद्धांतिक प्रस्तुतिकरण बोल देता है, टू रिसर्च समथिंग,
एक शोधपरक ज्ञान की, यानी शायद सी बात है शोधपरक ज्ञान कैसे आएगा, कंसेप्चुअल इंफॉर्मेशन को, कंसेप्चुअल क्लैरिटी को जब आप ध्यान में रखते हुए आप एनालिसिस करते हैं तब उसको बोलते हैं कि टू एकेडमिक अप्रोच। वह एकेडमिक अप्रोच की भावना को ध्यान में रखा जाता है कि कैसे आप एकेडमिक अप्रोच को आप ध्यान में रखेंगे। तो एकेडमिक अप्रोच हो गया, ठीक है ना, मैनेजरियल अप्रोच हो गया, प्रबंधकीय दृष्टिकोण से हम ध्यान में रखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच हो गया, प्रशासकीय दृष्टि प्रशासनिक दृष्टिकोण। तो हम लोग हमेशा कंसेप्चुअल में बात करेंगे, और चूंकि आपके एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है उसमें कंसेप्ट और फैक्ट का बेहतर तालमेल है। समझ में आई ना बात? कंसेप्ट और फैक्ट का क्या है, बेहतर तालमेल है। सिद्धांत और तथ्य का बेहतर समन्वय अगर आप कर पाते हैं तो आप इस एग्जामिनेशन को सफलतापूर्वक क्वालिफाई कर लेंगे। सफलता आपके द्वार को खुद नॉक करने के लिए आएगी। तो इस पॉइंट से इस बिंदुओं को हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। ये अर्थशास्त्र का कंसेप्ट है, अर्थशास्त्र के विषयों को हम समझेंगे और अर्थशास्त्र के इस एनालिसिस को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। पहले तो देखेंगे कि जो अर्थशास्त्र का विश्लेषण है, ठीक ना, अर्थव्यवस्था में, उस अर्थव्यवस्था में दो तरह की बातों को विश्लेषण रूप से ध्यान दिया जाता है कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है और समष्टि अर्थशास्त्र है। दो तरह के अर्थशास्त्र पे बात करते हैं। एक व्यष्टि यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र है, व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी, और एक जो है समष्टि अर्थशास्त्र की बात होती है, समष्टि अर्थशास्त्र की बात होती है, ठीक है ना। तो एक व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात हो गई और समष्टि अर्थशास्त्र की बात हो गई। व्यष्टि का जो आशय है वह सूक्ष्मता से है, सूक्ष्म से है, और समष्टि का जो आशय है वो व्यापकता से है, व्यापकता से है। किन्स वगैरह ने इस पे जो है कई तरह के, यानी कहते हैं कि माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। माइक्रो व्यष्टि अर्थशास्त्री हो गई और समष्टि अर्थशास्त्र जो है मैक्रो इकोनॉमी की बात हो गई, जहाँ पे कहा गया कि जो 1930 का महामंदी है उससे बाहर निकालने के लिए, चलिए वो सब चीज़ें सब आएंगे टॉपिक तो उस पर बात करेंगे, निकालने के लिए उसको माना गया कि समष्टि अर्थशास्त्र सबसे बेहतरीन जो है अर्थशास्त्र है। जैसे इसी में कीनियंस मॉडल की बात होती है, कीनेशियन मॉडल, जॉन मेंडियार्ड कीन्स के मॉडल को हम जो है ध्यान में रख करके अध्ययन के स्वरूप को विकसित करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से जो कीनेशियन मॉडल है उसको ध्यान में रखेंगे। अब जो हम लोग एनालिसिस करेंगे कि ये जो हम व्यष्टि या समष्टि, इस पूरी इकोनॉमी दो पार्ट में है, लेकिन आप देखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र का विश्लेषण है, फिर समष्टि अर्थशास्त्र का विश्लेषण है, विकास और योजना है, आगे सब भी जो है यह यूनिट वाइज जो है एक व्यापक सिलेबस है। व्यापक सिलेबस के स्वरूप को हम ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे। जैसे आप देखेंगे तो इस सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू को अगर हम देखेंगे तो सवालों में ध्यान रखिएगा, सिलेबस को एक एक पॉइंट से मैं डिफाइन करूंगा तो आप देखिए कि सिलेबस में ये सवाल पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडमिनिस्ट्रेशन मल्टी डायमेंशन ऑफ मल्टीनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स। निम्नांकित में से कौन एक बहुआयामी गरीबी सूचकांक का आयाम नहीं। सवाल का स्टैंडर्ड देखो, ठीक है ना, आयाम नहीं, हेल्थ है कि स्वास्थ्य, इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि, शिक्षा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्या नहीं है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक का, मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स का, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि जो उसमें संकेतक हैं, ठीक है ना, उसमें संकेतक एजुकेशन भी है, स्वास्थ्य भी है, जीवन निर्वाह का स्तर भी है, लेकिन आर्थिक समृद्धि को उसमें शामिल नहीं किया गया। ये तब होगा जब आपके कंसेप्ट को इस तरह से अध्ययन के स्वरूप को विकसित करेंगे, ठीक है ना, कि मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स क्या है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक क्या है, यूएनडीपी जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक निकालती है जिसमें 10 संकेतक रखती है वह क्या है, और फिर जो नीति आयोग बहुआयामी गरीबी सूचकांक जिसमें 12 संकेतक रखता है, ठीक है ना।
बहुआयामी गरीबी सूचकांक में जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो 10 संकेतकों की बात करता है, और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी जबकि जो है उसी पर जब समृद्ध संकेतकों की बात हमारे वहाँ का नीति आयोग करता है तो 12 संकेतक जोड़ लेता है। एक तो एमएमआर को संकेत जोड़ लेता है, मदर मोर्टेलिटी रेट को, 10 में से वही 11 हो गया, और 12वां जोड़ लेता है बैंकों में खाते को, ठीक है ना, बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाते को भी ये जोड़ लेता है कि अगर बैंक और पोस्ट ऑफिस में खाता भी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के माप करने के संकेतकों में से एक संकेतक है। तो इस तरह से जब आप पढ़ेंगे कंसेप्चुअल, ध्यान रखना ये जो है सवाल बना हुआ ऑब्जेक्टिव्स, लेकिन ये किससे बना हुआ है? कंसेप्ट को। कंसेप्ट अगर आपको बेहतर ढंग से पता है तभी इस सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको बेहतर ढंग से कंसेप्ट का नहीं पता है तो इस सवाल को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको बेहतर ढंग से क्या करना होगा? आपको बेहतर ढंग से कंसेप्ट को समझना होगा, ठीक है ना। मैंने इसलिए इस पॉइंट्स को आपके साथ समझाने की कोशिश की। जैसे आर्थिक समृद्धि है तो आर्थिक समृद्धि प्राय जोड़ी जाती है डिफ्लेशन से जोड़ी जाती है, मुद्रा अपस्फीति से जोड़ी जाती है, जिसको कहते हैं डिफ्लेशन, यानी एक बेस से कम कीमत स्तर में कमी होने लगती है तो डिफ्लेशन होती है। इन्फ्लेशन जब कीमत स्तर बढ़ने लगती है तो अपस्फीति होती है। स्टैगफ्लेशन होता है, मंदीकृत मुद्रास्फीति कहते हैं, जब उच्च मुद्रास्फीति और मंदी एक साथ होती है तो वह स्टैगफ्लेशन होती है। हाइपर इन्फ्लेशन, जब मुद्रास्फीति 100% से ऊपर हो जाती है, 3 अंकों से 4 अंकों से अधिक होने लगती है तो इसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ठीक है ना, तो इसको स्टैगफ्लेशन हम कहने लगते हैं। तो हाइपर इन्फ्लेशन हो जाती है, अधिस्फीति हो जाती है, तो ये जो स्थिति बनती है आर्थिक समृद्धि की प्राय जोड़ी जाती है। अब देखिए कि आर्थिक समृद्धि किससे जोड़ी जाएगी? मंदी से तो जोड़ी नहीं जाएगी, हाइपर इन्फ्लेशन से तो जोड़ी नहीं जाएगी, डिफ्लेशन तो मंदी में लेके चली जाती है, तो ऑब्वियसली इसमें एक ही चीज़ है, इन्फ्लेशन से। तो कहने का मतलब है कि ये जो इस तरह के जो सवाल हैं, इन सवालों को आप जो है देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। हम बीच बीच में आपको दिखाएंगे। पहले हम समझते हैं कि किस तरह से हम लोग सिलेबस को एनालिसिस करेंगे। जैसे बेस्ट ईयर साथ यानी माइक्रो रूप से आप एनालिसिस करेंगे। मतलब 2 एग्जाम्पल मैंने बताया कि सिलेबस कुछ भी लिखा हो लेकिन जो सवाल का स्टैंडर्ड है वो थोड़ा अलग तरह से परिवर्तित है और सवाल का जो स्टैंडर्ड है वो अलग है, ठीक है ना। तो सवालों के स्टैंडर्ड को हम अलग तरह से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोनों के साथ मिला करके सिलेबस हो और उसके साथ मिला करके हम जो है देखेंगे। अब मांग का विश्लेषण हो गया, जैसे मार्शलियन मार्क हो गया, हिक्सियन मार्क्स हो गया, प्रगत वरीयता का दृष्टिकोण हो गया, उत्पादन लागत वक्र के सिद्धांत हो गए, सब पे देखेंगे। डिमांड होती है भाई, मांग का विश्लेषण करेंगे। अब मांग के विश्लेषण में हम चूंकि सिलेबस एनालिसिस करेंगे तो जब कल की क्लास यहीं से स्टार्ट हो गई कि डिमांड का मांग का विश्लेषण, मार्शलियन, हिक्सिलियन और प्रगत वरीयता का दृष्टिकोण कैसे है, कल की क्लास वहीं से स्टार्ट होगी, इसी टॉपिक से स्टार्ट होगी। सामान्यतः मैं इस क्लास को यहाँ से विकास के मापन से पारंपरिक एसडीआई और जीवन सूचकांकों की गुणवत्ता से मैं निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा बेस्ट आर्थिक विश्लेषण से, वहीं से टॉपिक वाइज ही हम चलेंगे, ठीक है ना। हम मेरा जो है पॉइंट है वो यही है कि हम टॉपिक वाइज ही चलने की कोशिश करेंगे। वैसे तो लेकिन हम इसी से बेस्ट आर्थिक विश्लेषण और समष्टि आर्थिक विश्लेषण के हिसाब से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। वहीं देखेंगे कि पूर्ण एकाधिकार और एकाधिकारी और अल्पाधिकार बाजार के तहत मूल्य निर्धारण और उत्पादन निर्धारण कैसे होते हैं, इस पे देखेंगे, ठीक है ना। डिमांड है, मांग का विश्लेषण, जाहिर सी बात है मांग अगर बढ़ती है तभी मांग और कीमत में जब अंतर देखेंगे तो समन्वय देखेंगे तो मांग बढ़ेगी
तभी कीमत स्तर में वृद्धि होगी, और कीमत स्तर में वृद्धि होगी तो ऐसी जो परिस्थितियां बनी हैं बढ़ती हैं तो उसको हम देखेंगे। वहीं एकाधिकार मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक बाजार की बात करेंगे कि वहाँ मूल्य निर्धारण कैसे होता है। बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। अभी पीजीटी टीजीटी में इसको जो है इस सिलेबस का लगभग 2-4 कम से कम 20% ऐसे सिलेबस में देख रहा हूँ कि जो इसके साथ समन्वित किए हुए हैं। ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे तो पूर्ण एकाधिकार, एकाधिकारी, अल्पाधिकार बाजार के तहत मूल्य निर्धारण, यानी जो एकाधिकारी है यानी जो मोनोपोली मार्केट है, उस मोनोपोली मार्केट में मूल्य निर्धारण कैसे होता है, उसमें सामान्य संतुलन के साथ कल्याण अर्थशास्त्र की क्या दोनों के बीच तालमेल है। वहीं फर्म के प्रबंधकीय सिद्धांत में बेमौल का, मैरिस का या विलियमसन का क्या अवधारणा है, इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। ये आपके जो क्लासेस का जो सिलेबस का कोर्स है, यह सिलेबस लगभग जो है आपके 60-65 क्लासेज में होंगी, और अभी 2-2 घंटे की क्लास के साथ चूंकि शुरुआती में हम इसको लेकर के चलेंगे, फिर इसको हम जो है 4-4 घंटे, इस क्लास को हम 4-4 घंटे कर लेंगे। तो जब हम देखेंगे कि मांग के विश्लेषण के तौर पे, तो फर्म के प्रबंधकीय सिद्धांत बेमौल, मेरिस और विलियमसन, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है फर्म के प्रबंधकीय सिद्धांत में। तो इसके कंसेप्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे। वहीं पे देखेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र में उत्पादन और रोजगार, ठीक ना, उत्पादन और रोजगार के बीच देखेंगे कि उत्पादन और रोजगार के बीच क्या तालमेल है। अगर उत्पादन होगा तो फिर रोजगार के बीच उसका क्या तालमेल है। ठीक है ना। उत्पादन और रोजगार के बीच उसका क्या तालमेल है, उसके बीच क्या निर्धारण होता है। शास्त्रीय दृष्टिकोण इस पे क्या बात करती है, कीन्स मॉडल क्या बात करते हैं, पोस्ट कीनियस दृष्टिकोण क्या है, उपभोग की परिकल्पनाएं क्या है। तो शास्त्रीय दृष्टिकोण में देखेंगे कीनेशियन मॉडल। जो कीनेशियन मॉडल है उत्पादन और रोजगार में हम देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। तो उत्पादन और रोजगार में जब हम इसको देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि जो कीनेशियन ने कहा था ना इन्फ्लेशन को उसमें जोड़ करके कि पार्शियल मुद्रास्फीति और रियल मुद्रास्फीति के सेंस को उन्होंने देखा था, और कहा था जीएम कीन्स ने 1936 में जो पावर्टी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, द जनरल थ्योरी ऑन एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, एक किताब है उनकी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, 1936, और 1940 में के एक किताब है उनकी, हाउ टू पे फॉर वार। तो बहुत सारी किताबें हैं। तो उसमें उन्होंने इस तरह की बात की थी कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट वाली इकोनॉमी है, ठीक ना, जहाँ पे रोजगार पूर्ण है, किन्स ने इस बात पे जोर दिया, ठीक है ना, कि जहाँ पे रोजगार पूर्ण है, पूर्ण रोजगार, थोड़ा सा समझो किन्स के मॉडल को, किन्स के मॉडल के पूर्ण रोजगार वाली अर्थव्यवस्था है, वाली अर्थव्यवस्था, और एक अर्थव्यवस्था है पूर्ण रोजगार के पूर्व वाली अर्थव्यवस्था। ठीक ना। एक तो पूर्ण रोजगार वाली अर्थव्यवस्था, एक जो है पूर्ण रोजगार के पूर्व वाली अर्थव्यवस्था। तो दोनों रोजगार की अर्थव्यवस्थाओं में ये बात करते हैं, कहते हैं कि अगर पूर्ण रोजगार के पूर्व या किसी भी किन्स मॉडल, ठीक ना, तो किन्स कहते हैं कि रोजगार और उत्पादन के बीच क्या संबंध है। वो कहते हैं कि जो ऐसी अर्थव्यवस्था है, किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर मुद्रा आपूर्ति होती है, कीमत स्तर में वृद्धि होती है, मांग बढ़ती है, उसकी मांग में वृद्धि होती है, तो उसको आपूर्ति के माध्यम से समन्वय स्थापित किया जा सकता है और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है।
बात समझ में आई। अब आपूर्ति बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। उत्पादन बढ़ाएंगे तो उद्योगों का विकास करना पड़ेगा, यूनिट का विस्तार करना पड़ेगा, औद्योगिक विस्तार करना पड़ेगा। जब आप ऐसा करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, जब आप ऐसा करेंगे तो आपको क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं कि रोजगार की आवश्यकता पड़ेगी, श्रम की आवश्यकता पड़ेगी। जब आपको श्रम की आवश्यकता पड़ेगी, जब आपको श्रम की आवश्यकता पड़ेगी तो फिर उसको जो है, जब आपको श्रम की आवश्यकता पड़ेगी तो जो है आपका एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। यानी अगर मांग बढ़ती है, कहते हैं कि अगर अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ती है तो मांग को पूरा करने के लिए आपको आपूर्ति बढ़ाना पड़ेगा, आपूर्ति बढ़ाना पड़ेगा तो उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। उत्पादन जैसे ही बढ़ा करके आप मांग को समन्वय स्थापित करना चाहेंगे, वैसे ही आपको श्रम की आवश्यकता पड़ेगी, तो रोजगार आपको उपलब्ध करना पड़ेगा। अब पूर्ण रोजगार में रोजगार है नहीं, ठीक ना, पूर्ण रोजगार में श्रम उपलब्ध है नहीं, सभी लोगों को पूर्ण रोजगार है तो आसानी के साथ यहाँ पे आपको रोजगार की उपलब्धता नहीं हो पाएगी। इसलिए यहाँ पे वास्तविक मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा हो जाती है, ठीक ना। लेकिन विकासशील देशों के मॉडल में किन्स कहते हैं, किन्स इस बात पे एनालिसिस करते हैं कि विकासशील देशों में अगर ऐसी स्थिति बनती है तो विकासशील देशों में अगर जो है मांग बढ़ती है तो आपूर्ति बढ़ाएंगे, आपूर्ति बढ़ाएंगे तो उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा, उत्पादन बढ़ाएंगे, औद्योगिक विस्तार करेंगे, औद्योगिक विस्तार करेंगे तो श्रम की आवश्यकता पड़ेगी। और यहाँ पे आसान श्रम है, सुलभ भी है, इजिली एंड चीपली अवेलेबल वर्कफोर्स इन द इकोनॉमी। यहाँ पे सुगम भी वर्कफोर्स है और सुलभ भी सुगम भी है, सुगम भी है और सस्ता भी है, दोनों है। सुगम वर्कफोर्स भी है, सस्ता वर्कफोर्स है, दोनों के कंसेप्ट में यहाँ पे अवेलेबिलिटी यहाँ पे दिखाई देती है, ठीक है। इजिली एंड चीपली वर्कफोर्स अवेलेबल इन द इकोनॉमी। तो ऐसी परिस्थितियों में यहाँ पे उत्पादन और रोजगार का डायरेक्ट संबंध है। जिस तरह से उत्पादन बढ़ता है रोजगार उसी तरह से बढ़ेगा, और जिस तरह से उत्पादन तभी बढ़ेगा जब आपूर्ति के लिए बाजार मांग करेगी, तो मांग बढ़ेगा तभी उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार के अवसरों की उपलब्धता को बढ़ाना चाहते हो तो उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, उत्पादन तभी बढ़ेगा जब बाजार में मांग होगी। तो उत्पादन और रोजगार का संबंध इस बिंदु से जो है यह स्पष्ट होता है, ठीक ना। तो किनियस मॉडल जो है उत्पादन और रोजगार के निर्धारण की बात करते हैं। यहीं पे फिलिप्स वक्र की बात करूंगा मैं, ठीक ना। फिलिप्स वक्र भी रोजगार, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की बात करते हैं। जो फिलिप्स वक्र है, थोड़ा सा मैं टॉपिक पे मैं आपको बताऊंगा कि जो फिलिप्स वक्र है, लेकिन ये थोड़ा सा सिलेबस एनालिसिस में इसको बता दूं, फिलिप्स वक्र क्या करता है, ठीक ना। फिलिप्स वक्र ये हो गया मुद्रास्फीति, ये हो गया बेरोजगारी दर, ठीक ना। ये इन्होंने वक्र बनाया, ये है फिलिप्स वक्र। ये फिलिप्स वक्र हो गया। इस वक्र में जब हम देखते हैं कि मान लीजिए कि इस पॉइंट से इस पॉइंट्स में अगर मुद्रास्फीति है तो बेरोजगारी दर इस पॉइंट्स पे है, ठीक है ना। ये स्थिति बन जा रही है। अगर मुद्रास्फीति और बढ़ रही है तो बेरोजगारी दर और कम हो रही है, मुद्रास्फीति और बढ़ रही है तो बेरोजगारी दर कम हो रही है। यहाँ पे जो मुद्रास्फीति बढ़ रही है वहाँ बेरोजगारी दर क्या हो रही है, कम हो रही है। यानी कहा जा रहा है कि बेरोजगारी दर को कम करना है तो एक सीमा तक मुद्रास्फीति को बर्दाश्त करना पड़ेगा। फिलिप्स वक्र क्या कहते हैं, फिलिप्स वक्र यही कहते हैं कि अगर आप
मुद्रास्फीति, अगर बेरोजगारी को कम करना चाहते हैं तो एक सीमा तक आपको मुद्रास्फीति को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। एक सीमा तक मुद्रास्फीति को क्या करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो एक सीमा तक मुद्रास्फीति को बर्दाश्त करना पड़ेगा, तभी बेरोजगारी कम होगी। या अगर आपको बेरोजगारी दर, ठीक है ना, अगर मुद्रास्फीति को कम करना है तो बेरोजगारी दर में वृद्धि होगी, ये भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। यानी मुद्रास्फीति अगर कम होगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। विकासशील अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति हो जाती है तो बेरोजगारी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखा जा सकता है और उसको ध्यान में रख करके इसको आप समझ सकते हैं, इसको देख सकते हैं। तो फिलिप्स वक्र को इस तरह से एनालिसिस करेंगे। क्लास में विधिवत इस वक्र को हम बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसमें देखते हैं कि फिलिप्स वक्र विश्लेषण, उसको हम देखेंगे कि कैसे फिलिप्स वक्र का विश्लेषण किया जाता है। यह एनालिसिस है। व्यापार चक्र मॉडल, जो व्यापार चक्र है वो क्या है। सैमुअल्सन का हिक्स और काल्डोर मॉडल क्या है। सैमुअल्सन जो है, सैमुअल्सन का मॉडल, ठीक ना, हिक्स का मॉडल और काल्डोर का मॉडल देखेंगे। वहीं देखेंगे राजकोषीय और मौद्रिक नीतियां और ISLM मॉडल, ठीक है ना। IAS नहीं, ISLM मॉडल, राजकोषीय और मौद्रिक नीतियां। राजकोषीय नीति क्या होती है, मौद्रिक नीति क्या होती है, आधुनिक मौद्रिक नीति की प्रवृत्तियां क्या होती हैं, उसको देखेंगे। राजकोषीय नीति माने सरकार किस तरह से आपने आय और व्यय के बीच संतुलन स्थापित करती है, तो राजकोषीय नीति हो जाती है। जहां आय और व्यय के बीच बेहतर तालमेल स्थापित किया जाता है। जो सरकार की प्राप्तियां हैं, जो सरकार की गैर कर प्राप्तियां, कर प्राप्तियां गैर कर प्राप्तियां हैं, या सरकार की जो ऋण या उधार या अन्य देयताएं हैं, उसके बीच और उसके जो व्यय हो रहे हैं, योजना व्यय, योजनागत व्यय, जो है केंद्रीय योजना व्यय, केंद्रीय प्रायोजित योजना व्यय, सब्सिडीज पे, रक्षा पे, ब्याज भुगतान पे इत्यादि पे जो खर्चे हैं, उस खर्चे के बीच का जो विश्लेषण है, उस विश्लेषण को हम करने की कोशिश करेंगे। राजकोषीय नीति, राज का कोष यानी गवर्नमेंट फंड, यानी सरकार का कोष, बादशाह सलामत का कोष हम लोग कहते थे पहले ना, राजकोष। तो भारत सरकार का जो राजकोष है उससे कैसे काम होता है, इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। वही मौद्रिक नीतियां देखेंगे। वर्तमान में तो MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसमें मौद्रिक RBI और जो है सरकार के 3 प्रतिनिधि और RBI के 3 प्रतिनिधि, दोनों लोग मिल करके मौद्रिक नीतियों को देखते हैं। उस मौद्रिक नीतियों में हम देखेंगे कि किस तरह से मात्रात्मक उपाय को, ठीक ना, जैसे मात्रात्मक उपाय में मान लीजिए कि आपका क्या कहते हैं कि बैंक दर हो गया, CRR हो गया, SLR हो गया, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, MSF हो गया, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट इत्यादि जो है उसके माध्यम से देख सकते हैं। गुणात्मक उपायों में हम देख सकते हैं कि गुणात्मक उपाय में चयनी शाख नियंत्रण हो गया, शाख की राशनिंग हो गई, सीमांत आवश्यकताएं हो गई, ठीक है, और नैतिक दबाव हो गया, प्रत्यक्ष कार्रवाई हो गई, कोलेट्रल निर्धारण हो गया, जो है मर्चेंट डिस्काउंट रेट हो गया। तो क्या इत्यादि जो है, इस सब बिंदुओं को हम उसमें मौद्रिक नीति में देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग मौद्रिक नीति पे देखेंगे बातें, ठीक है ना। और उसी तरह से ISLM मॉडल को भी हम देखने की कोशिश समष्टि आर्थिक विश्लेषण में करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपके पॉइंट आउट को आगे हम लेकर के चलने की कोशिश करेंगे। वहीं देखिए कि विकास और योजना में, जैसे मैं कहूँ कि विकास क्या है और योजना क्या है, विकास क्या है और समृद्धि क्या है, विकास क्या है और प्रगति क्या है, बात समझ में आ रही ना। विकास की बात करेंगे, प्रगति की बात करेंगे, समृद्धि की बात करेंगे, तो किस तरह से हम विकास की बात करेंगे, किस तरह से हम समृद्धि की बात करेंगे, और किस तरह से हम जो है जो है आर्थिक समृद्धि की बात कर सकते हैं, और किस तरह से हम लोग जो हैं
प्रगति की बात करते हैं। समृद्धि में क्या होता है? समृद्धि में आर्थिक संकेतकों पे ध्यान दिया जाता है। समृद्धि में हम क्या करते हैं? यहाँ जो विकास और योजना है, ठीक ना, विकास, विकास को कैसे हम देखते हैं, ठीक ना, विकास के मॉडल को कैसे हम देखने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ आर्थिक समृद्धि हो गई, आर्थिक विकास हो गया, आर्थिक प्रगति हो गई, आर्थिक विकास हो गया, आर्थिक समृद्धि हो गई, आर्थिक प्रगति हो गई। तो आर्थिक समृद्धि और जो है आर्थिक विकास और आर्थिक प्रगति। तो आर्थिक समृद्धि में हम देखते हैं जो है ठीक ना, आर्थिक समृद्धि जो हो गई, इसमें आर्थिक संकेतकों पे फोकस करते हैं, आर्थिक संकेतकों पर, ठीक ना, जिसमें आप प्रति व्यक्ति आय, आप मुझे चैट करिए अगर आप किस मैंने कि सब लोग किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत होगी फौरन चैट करिए। चैट की फैसिलिटीज़ हमारे सामने है और आप मेरे साथ चैट कर सकते हैं। जहाँ कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप जो है उसको आसानी के साथ कर सकते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय आर्थिक संकेतक हो गई, राष्ट्रीय आय हो गई, जीडीपी हो गई, जीएनपी हो गई, एनडीपी इत्यादि। जीबीए इत्यादि। जब आर्थिक संकेतकों पे फोकस करते हैं तो आर्थिक समृद्धि की स्थिति कहलाती है, और जब आर्थिक विकास पे फोकस करेंगे तो इसमें आर्थिक संकेतकों के साथ 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 सामाजिक संकेतकों को भी शामिल करते हैं, को भी शामिल करते हैं, ठीक ना, इसमें सामाजिक संकेतकों को भी शामिल करते हैं। जैसे जीवन प्रत्याशा, ठीक ना, जैसे जीवन प्रत्याशा को आप देख सकते हैं। जैसे साक्षरता, ठीक ना, जैसे स्वास्थ्य, जैसे चिकित्सा, जैसे शिक्षा, सब सामाजिक संकेतक हैं। जैसे पेयजल, जैसे स्वच्छता, ठीक ना, पेयजल हो गया, स्वच्छता हो गया, जीवन प्रत्याशा हो गई, साक्षरता हो गई, शिक्षा हो गई इत्यादि को शामिल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम इन बिंदुओं को हम ध्यान में रखने की कोशिश करते हैं। वहीं पे हम देखते हैं कि जब हम आर्थिक प्रगति की बात करते हैं तो आर्थिक प्रगति में आर्थिक संकेतकों, आर्थिक संकेतकों प्लस सामाजिक संकेतक बट विथ वैल्यूज, मूल्य को
दृष्टिगत रखते हैं। है ना, मूल्यगत विकास की बात करते हैं। आर्थिक संकेतकों को, आर्थिक सामाजिक संकेतक, आर्थिक संकेतकों के मूल्यगत विकास की बात करते हैं। ठीक है ना, मूल्यगत विकास की बात करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से ये जो आर्थिक समृद्धि है या आर्थिक विकास है वो किस तरह से मूल्य आधारित बनेगा। जब वो मूल्य आधारित बन जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, आर्थिक प्रगति कहते हैं। जब आर्थिक समृद्धि में मूल्य आ जाए, कोई भेदभाव ना हो, लैंगिक समानता आ जाए, ठीक है ना, उसमें जितने भी अल्पसंख्यक, माइनॉरिटीज, आदिवासी, अगड़ा, पिछड़ा, ठीक है ना, गांव, ग्रामीण, शहर, ठीक है ना, पहाड़ी, ये सभी इलाकों में जब समानता असमानता समाप्त हो जाए, प्रगति की बात हो। प्रगति किससे शब्द है, मूल्य आधारित विकास। प्रगति क्या है, मूल्य आधारित समृद्धि। अगर समृद्धि मूल्य आधारित है तो आर्थिक प्रगति कहलाएगी। अगर विकास मूल्य आधारित है तो आर्थिक विकास, आर्थिक प्रगति कहलाएगा। यानी विकास सिर्फ विकास है अगर उसमें प्रगति नहीं है, यानी भेदभाव है तो वो सिर्फ विकास है। वो विकास हो सकता है, साक्षरता बढ़ रही है, विकास हो सकता है, प्रगति नहीं हो सकती। प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, अमीरी बढ़ रही है, जीएनपी बढ़ रही है, ईडीपी बढ़ रही है, लेकिन वो आपकी आर्थिक प्रगति नहीं हो सकती। ठीक ना, तो आर्थिक जो है प्रगति नहीं हो सकती, ये इस बिंदु को आप देख सकते हैं। तो आर्थिक प्रगति हो गई, आर्थिक विकास हो गया, आर्थिक समृद्धि हो गई। तो जब इन बिंदुओं को आप देखने की कोशिश करेंगे, इन बिंदुओं को समझने की कोशिश करेंगे, तो हम विकास को समझने की कोशिश करेंगे, विकास की अवधारणाओं को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो हम जो है देखते हैं कि राज्य विकास और योजना में विकास का मापन कैसे किया जाता है, कैसे हम विकास को मापते हैं। ठीक ना, पारंपरिक जो मापन है वो क्या है, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की क्या बात है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के साथ हम कैसे मापते हैं, ठीक है ना, हम देखते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट और जीवन की सूचकांकों की गुणवत्ता, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, PQLI, फिजिकल मॉरिस का कंसेप्ट है, जॉन टिम्बर्गन का भी इसमें कंट्रीब्यूशन है कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, जीवन सूचकांकों की गुणवत्ता की माप हम कैसे करेंगे। और मानव विकास सूचकांक, मनुष्य विकास सूचकांक नहीं है, क्या है, मानव विकास सूचकांक है। मानव विकास सूचकांक को हम कैसे जो है मापने की, कैसे हम मापेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के दृष्टिकोण में क्या है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम किस प्रकार से संकेतकों को शामिल करते हैं, उसमें हम जीवन प्रत्याशा को, जीवंतता को शामिल करते हैं, फिर उसमें शिक्षा को हम शामिल करते हैं, फिर उसमें जीवन स्तर को हम शामिल करते हैं। तो ये जो 3 संकेतक हैं उसको जो है हम विधिवत रूप से बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उन तीनों संकेतकों को आप बेहतर ढंग से एनालिसिस कर सकते हैं। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो मनुष्य, माइंड डेवलपमेंट इंडेक्स नहीं है। ह्यूमन से क्या है, ह्यूमनिटीज आती है। ह्यूमन से क्या है, ह्यूमनिटीज आती है, ह्यूमनिटीज, मानवीयता आती है, इंसानियत आती है। माइंड से आदमियत आ सकती है, आदमियत आ सकती है, ठीक है ना, मानवीयता नहीं आ सकती। मानव से मानवीयता आती है, मनुष्य से मनुष्यता आती है। हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य बन के पैदा होते हैं, हमें मानव बनना होता है। और महामानव एक विकास की प्रक्रिया है, एक स्टेज है, ठीक ना, एक जगह है। तो वहाँ से उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। तो पारंपरिक हो गया, HDI हो गया, जीवन सूचकांकों की गुणवत्ता को ध्यान में रखेंगे। विकास के सिद्धांत को हम ध्यान में रखने की कोशिश करते हैं। शास्त्रीय विकास के सिद्धांत क्या है, मार्क्स के विकास के सिद्धांत क्या है, और सुपीटर के विकास के सिद्धांत क्या है। तो जो डेवलपमेंट मॉडल है, उस डेवलपमेंट मॉडल में हम किस प्रकार के
जो है विकास के कंसेप्ट को लेकर के चलने की कोशिश करती है। अब आपने विकास को समझ लिया कि विकास क्या है, ठीक ना। विकास क्या है, जिसमें आर्थिक और सामाजिक दोनों संकेतकों को साथ साथ लिया जाता है। जैसे विकास जो है गुणात्मक है और आर्थिक समृद्धि जो है वह मात्रात्मक होती है। अब विकास के दृष्टिकोण देखिए, गरीबी का दुष्चक्र होती है। जो एक गरीबी है, ठीक है ना, आय बढ़ी, आय कम हुई, आय कम हो गई तो मांग कम होगी, मांग कम हो जाएगी तो बाजार में निवेश नहीं होगा, निवेश नहीं होगा तो रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, आय कम हो जाएगी, ठीक है ना। फिर आय कम होगी तो फिर गरीबी बढ़ने लगेगी, ठीक ना। फिर गरीबी बढ़ने लगेगी, फिर हमारे पास मांग नहीं होगा, मांग कम होगा तो फिर इस तरह से ये चक्र क्या होगा, चलता चला जाएगा। नगरसे का जो सिद्धांत है उसको इसके साथ जोड़ करके हम बताने की आपके साथ कोशिश करेंगे कि गरीबी का दुष्चक्र क्या है, ठीक है ना। फिर मारेडल का गोलाकार प्रवाह संबंध सिद्धांत, इसको देखेंगे, ठीक है ना। संतुलित विकास क्या है, बैलेंस डेवलपमेंट क्या है। बैलेंस डेवलपमेंट को हम जो है संतुलित विकास के तौर पे देखने की कोशिश करेंगे। वहीं गंभीर न्यूनतम प्रयास क्या होते हैं ये देखेंगे। बड़ा धक्का, ये कंसेप्ट है। श्रम की असीमित आपूर्ति, असंतुलित विकास, कम आय संतुलन जाल, ठीक है ना। बैलेंस जो ट्राइब है उसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ हम देखने की कोशिश करेंगे कि तकनीकों और उपयुक्त प्रौद्योगिकी का विकल्प, जिसमें निवेश का मानदंड हो जाएगा, लागत का प्राथमिक विचार हो जाएगा, लाभ विश्लेषण हो जाएगा, ठीक ना। लागत का लाभ विश्लेषण, प्रॉफिट का एनालिसिस करेंगे कि प्रॉफिट जो है कैसे उस चीज को देखा जाता है। फिर हम देखेंगे योजना की विकास तकनीकी, ठीक ना। योजना की विकास तकनीक क्या है, बाजार में योजना बनाना, उन्मुख अर्थव्यवस्था, नीति आयोग उद्देश्य और विशेषताएं। नीति आयोग का क्या उद्देश्य है और उसकी विशेषताएं क्या है, ये देखने की बात करेंगे। हम यहाँ पे ये देखने की बात करेंगे कि योजना की विकास की तकनीक क्या है, योजना कहा गया और नीति क्या, ठीक है ना। योजना और नीति में क्या फर्क है, बताओ। योजना को डिफाइन करो, बोलो। देखें चैट सब बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं, आप मुझे बताइए योजना क्या है। योजना को जो डिफाइन करेंगे, ठीक है ना, वह योजना को किस प्रकार से आप डिफाइन कर सकते हैं और योजना को बताइए, ठीक है ना। योजना और नीति में क्या फर्क होता है। यहाँ विकास हो गया, विकास हो गई, योजना हो गई, योजना हो गई, या योजना और नीति। योजना क्या होती है, योजना को समझिए। योजना, ठीक है ना। योजना को आप समझेंगे तो देखेंगे कि जिस तरह की योजना होती, योजना में एक उद्देश्य होता है, योजना में एक लक्ष्य होता है, ठीक ना। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने के लिए आपने योजना चलिए बनाते हैं आज, उद्देश्य हो गया, लक्ष्य हो गया, तो क्या आपने उद्देश्य लक्ष्य बना दिया कि हम एग्जाम को अपीयर होना है तो हो जाएंगे? नहीं, आपको संसाधन चाहिए। यहाँ कोचिंग करेंगे, फीस जमा करनी पड़ेगी तभी हमारी क्लास मिलेगी, तो आपको संसाधन चाहिए। फिर उसके बाद जो है प्राथमिकता चाहिए। प्राथमिकताएं कैसे हो जाएंगी। फिर आपको जो है ये भी ध्यान की आवश्यकता है कि जो प्राथमिकताएं हैं उसमें समय अवधि क्या होगी, समय अवधि क्या होगी। फिर ये भी देखेंगे कि इसमें संगठन कौन होगा। हिस्ट्री के साथ आप तैयारी कर रहे हैं कि किसी और के साथ, तो समय अवधि हो गई। यही जो इम्पोर्टेंट बिंदु हैं, इसी का एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, ड्राफ्ट प्रारूप तैयार किया जाता है। इसी प्रारूप को योजना बोला जाता है। यानी किसी संगठन या व्यक्ति द्वारा प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना, प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना,
अपने तय और प्राथमिकताओं या संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए अपने तय किए गए उद्देश्यों और लक्ष्यों को एक निश्चित समय अवधि में पूरा करने का प्रारूप बनाना, यह योजना कहलाती है। वही प्रारूप क्या हो जाती है? योजना हो जाती है। तो उसी प्रारूप को योजना हम कहते हैं और योजना के डेफिनेशन में वो आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम योजना के तौर पे हमें इसको देखते हैं। नीति में भी ये सभी चीजें होती हैं, ठीक है ना। यह नीति में भी, नीति के अंतर्गत भी ये वस्तुएं होती हैं, यानी उद्देश्य हो गया, लक्ष्य हो गया, संसाधन हो गया, प्रायोरिटीज हो गए, जो है टाइम पीरियड हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट, रिसोर्सेज, अवेलेबल रिसोर्सेज, प्रायोरिटीज, जो प्राथमिकता हैं वो, टाइम पीरियड हो गया, ठीक है ना, संगठन हो गए, ठीक है। ये भी नीति में भी होता है। ये सभी नीति में भी, ये सभी पॉइंट होते हैं, ठीक है ना। उद्देश्य भी होते हैं, लक्ष्य भी होते हैं, आपके संसाधन भी होते हैं, प्राथमिकताएं भी होती हैं, समय अवधि भी होती हैं, संगठन भी होते हैं, ठीक है ना। लेकिन नीति में क्या होती है? नैतिकता होती है, मूल्य आधारित विकास, मूल्य आधारित योजनाएं नीति कहलाती है, ठीक है ना। तो नीति में वैल्यूज होते हैं, पॉलिसी में क्या होते हैं? वैल्यूज होते हैं, मूल्य होते हैं। योजना विकासात्मक गतिविधियों को ध्यान में रखती है, वहाँ मूल्यों को ध्यान में नहीं रखती है, लेकिन नीति में मूल्यों को ध्यान में रखा जाता है। विकास यहाँ भी होता है, लेकिन वो मूल्यगत विकास होता है। बात समझ में आई? डैम बनाना है, डैम बनाया है, योजना बन गई, लेकिन उस डैम से इतने गांव जो है प्रभावित हो जाएंगे, डूब जाएंगे, उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो उनको दोबारा इस्टेब्लिश करने के लिए, दोबारा उनके पुनर्निर्माण के लिए जो व्यवस्था बनाई जाएगी वो नीति कहलाती है। तो इसी तरह से उस नीति के टर्म्स को यूज किया जाता है और नीति के टर्म्स को वहाँ पे एनालिसिस किया जाता है, ठीक है ना। ये बात आप समझ सकते हैं। आगे देखते हैं। इसी तरह से जब हम नीति आयोग के उद्देश्य की बात करेंगे कि किस प्रकार से नीति आयोग का उद्देश्य जो है तय किया गया, ठीक है ना। नीति आयोग उद्देश्य और उसकी विशेषताएं क्या है, इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। वहीं देखते हैं आगे की आर्थिक विकास और सतत विकास, संवहनीय डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। संवहनी विकास की जो स्थिति है वो क्या है, सतत विकास की जो स्थिति है वह क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्या स्थिति है। 1987 में जो कमेटी बन, नेशनल यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी के अंतर्गत जो है जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में जो है ब्रटलैंड जो कमीशन बनाया गया, ब्रटलैंड आयोग ने 1987 में ये संवहनीय विकास की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को परिभाषित करते हुए क्या कहा कि ऐसे विकास की रूपरेखा को बनाने का प्रयास करना चाहिए जिस विकास की रूपरेखा से आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास को अक्षुण्ण बनाए रखा जा सके। ये नहीं कि हम ही विकास का दोहन कर लें, इतना दोहन कर ले कि आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास बचे ही नहीं, आने वाली पीढ़ियां सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मास्क लेकर के घूमती रहें। क्या उस वक्त नहीं आ सकता है कि जिस तरह से हम लोग सेल फोन लेकर के चलते हैं, उसी तरह से हम लोग ऑक्सीजन मास्क लेकर के चलेंगे, हर 1 घंटे पर, हर 2 घंटे पे ऑक्सीजन मास्क लगाते हुए चलेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। तो ऑक्सीजन बोतल, ठीक ना, कैरी करने वाले ऑक्सीजन बोतल चलने लगेंगे और फौरन 10 मिनट के बाद हमने लगाया
फिर रख दिया, फिर आधे घंटे बाद लगाया, फिर रख दिया, और फिर उसके बाद आने वाली नस्ल की जो स्थिति होगी वह ऑक्सीजन सिलेंडर साथ लेकर के चलेगी। ठीक ना, कार में बैठ के लोग बाहर जा रहे हैं तो उस कार में उतने लोगों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की पाइप हर सीट के पास होनी चाहिए। ठीक है ना, जैसे हम जो है लेकर के चलते हैं, सीएनजी भराते हैं, उसी तरह ऑक्सीजन को भी टंकी रहेगी गाड़ियों में, और बड़ा कहेंगे देखो यार ये ऑक्सीजन इन बिल्ट टंकी आ रही है। ठीक है ना, हर सीट पे जो है ऑक्सीजन मास्क लगे हुए हैं, जैसे सीट पे बैठे ऑक्सीजन मास्क लगाया और सफ़र कर रहे हैं। ठीक है ना, क्या है ऐसी स्थिति। उसके आने वाले बाद की जो नस्ल जो पीढ़ी होगी उसका क्या होगा, कहा कि नहीं इतना ऑक्सीजन नहीं है, घर से बाहर जाने, घर में तो ऑक्सीजन चलो बना, बाहर जाने के लिए सिर्फ 2 ही लोग जा सकते हैं, क्योंकि 2 ही लोगों के लिए ऑक्सीजन मास्क अवेलेबल है और 2 ही लोगों के लिए उपलब्धता है, वो भी उसकी उपलब्धता कम होती चली जाएगी। आने वाली पीढ़ियाँ क्या होंगी इसका कोई पता नहीं है। इसलिए विकास को ऐसा बना के रखना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास क्या रहे, अक्षुण्ण बना रहे। समझ भाई। तो उस तरह से देखेंगे कि आर्थिक विकास और सतत विकास, आर्थिक विकास में और संवहनी विकास के बीच जो है क्या है संबंध है, इस संबंध को वृद्धि अर्थशास्त्र में हम देखने की कोशिश करेंगे। वहीं आर्थिक विकास के मॉडल में हेराल्ड एंड डोमार मॉडल यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। न्यू क्लासिकल वृद्धि मॉडल, ठीक है ना, इसको देखेंगे। सोलो मॉडल को देखने की कोशिश करेंगे कि न्यू क्लासिकल वृद्धि मॉडल के साथ साथ सोलो मॉडल क्या है वह एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ हम देखने की कोशिश करेंगे कि मुद्रा और बैंकिंग, मुद्रा क्या है, ठीक है ना, मुद्रा क्या है, इस मुद्रा को देखने की कोशिश करेंगे। आर्थर ओकुन ने किस तरह के जो है कंसेप्ट प्रस्तुत किए, मुद्रा की किस तरह की डिफिनेशन है उसको देखेंगे। मुद्रा की मांग क्या है, फिशर और कैम्ब्रिज संस्करण क्या है, कीनेसियन, फ्रीडमैन, बाउमोल और टोबिन के दृष्टिकोण को मुद्रा के साथ लिंक करके कोशिश करेंगे। मुद्रा की मांग, मुद्रा क्या है, मुद्रा मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मुद्रा क्या है सर, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बहुत सारे कार हैं, 2 इंपॉर्टेंट कार, स्टोर ऑफ वैल्यू, मूल्य का संग्रहण है और विनिमय का माध्यम है। मुद्रा मूल्य का संग्रहण है, विनिमय का माध्यम है। अर्थशास्त्री कहते हैं ना, एडम स्मिथ सहित बहुत सारे अर्थशास्त्री कहते हैं कि जो है मुद्रा का जो खोज हुआ, जैसे देखिए ना जो लेखन कला है, लेखन कला को कहा, ठीक है ना, फिर कहा कि पहिया, व्हील, लेखन कला, पहिया यानी व्हील, और वोट, मतदान, पहिया हो गया, व्हील हो गया, मतदान हो गया, मत हो गया और मुद्रा हो गए। बताओ, अगर लिखने की शैली हमको नहीं होती हमारे आविष्कार में, मनुष्य के आदमी के आविष्कारों में लेखन कला बड़ी महत्वपूर्ण है। पहिया, अंदाजा करो, अगर पहिए का आविष्कार मनुष्य नहीं किया होता तो हमारी गति क्या हो जाती, वहीं रुकी पड़ी रहती। हमको पहिए का पता भी नहीं था, ट्रेन चलती ही नहीं, बस चलती ही नहीं, गाड़ियां चलती ही नहीं, हम ना पहिया जो व्हील है, उस व्हील का आविष्कार आधुनिक मनुष्य की गति को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। मत का अधिकार लोकतांत्रिक व्यवस्था को क्या करता है, उत्पन्न करता है। तो मत का अधिकार लोकतांत्रिक व्यवस्था को उत्पन्न करता है। वहीं पर जो मुद्रा है वो मुद्रा पूरी तरह से अर्थ की व्यवस्था को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान कर देती है। अर्थ की व्यवस्था को क्या करती है, व्यवस्थित स्वरूप प्रदान कर देती है। तो आर्थिक व्यवस्था को ये व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करती है मुद्रा। और मुद्रा जो है इस प्रकार से कई जो है व्यवस्थित स्वरूपों में आती है। इसको समझने के लिए मुद्रा की मांग, फिशर और कैम्ब्रिज का जो संस्करण है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का, ठीक है ना, उसमें कीनियंस मॉडल भी बहुत ज़बरदस्त है, फ्रीडमैन का मॉडल बहुत ज़बरदस्त है, इसको देखने की कोशिश करेंगे। मुद्रा की आपूर्ति के निर्धारक उच्च संचालित मुद्रा गुणक को भी देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, कि मुद्रा की आपूर्ति क्या है, मुद्रा की आपूर्ति के निर्धारक उच्च स्थिति में क्या है,
ठीक ना। संचालित जो मुद्रा है वह मुद्रा क्या है, मुद्रा गुणक क्या होते हैं, ठीक है ना। इस मुद्रा में हम देखेंगे मुद्रा की आपूर्ति, मुद्रा की आपूर्ति में देखेंगे कि M1, M2, M3, M4 ये क्या होते हैं, ठीक ना। 1977 के भारतीय संदर्भ में 1977 में मुद्रा की आपूर्ति को देखने की कोशिश करेंगे, और वहीं भारतीय संदर्भ में भी देखने की कोशिश करेंगे 1998 के नई मुद्रा के कंसेप्ट में M0, M1, M2, M3, L1, L2, L3 यहाँ पे क्या स्थिति है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। कि क्या है M1 में क्या है, C+DD यानी जो फ्लोइंग करेंसी है वो, और जो बैंकों में मांग जमा है, प्लस OD अदर डिपॉजिट विद RBI, उसके साथ जो अन्य जमाएं हैं उसकी क्या परिस्थितियां हैं, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। अब वहीं पे देखने की कोशिश करेंगे कि मुद्रा की आपूर्ति में निर्धारक, मुद्रा बैंकिंग, मुद्रा आपूर्ति की अवधारणाएं, भारत के मुद्रा बाजार संगठन, RBI की बदलती भूमिका, ये देखेंगे। मुद्रास्फीति को यहाँ पे है, इसकी अवधारणा क्या है, रुझान क्या है, अनुमान क्या है, परिणाम क्या है और उपचार क्या है। मौद्रिक नीति और वित्तीय क्षेत्र में सुधार कैसे हुआ, ये तो मौद्रिक नीति के साथ हम यहाँ देख लेंगे कि राजकोषीय और मौद्रिक नीतियाँ क्या है, लेकिन यहाँ भी मौद्रिक नीति और वित्तीय क्षेत्र में सुधार को हम यहाँ पे जो नए जो करंट के साथ लिंक है उस करंट के साथ लिंक करके यहाँ पे हम बताने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। कि मुद्रास्फीति कौन सी मुद्रास्फीति है, मांगजन्य मुद्रास्फीति है कि मुद्रास्फीति कहते हैं किसको है। केंद्रीय मंत्रिमंडल जो आर्थिक मामलों से संबंधित मंत्रिमंडल समिति है उसने मुद्रास्फीति को किस प्रकार से परिभाषित करने की कोशिश की है, ठीक ना। कि मुद्रास्फीति को कैसे परिभाषित किया जा सकता है, ठीक ना। कि अगर कीमत स्तर में लगातार 1 महीने तक वृद्धि, औसत वृद्धि हो रही है तो ये मुद्रास्फीति है, या मुद्रा के मूल्य में लगातार 1 महीने गिरावट हो रही हो, ठीक ना। तो अगर इस तरह की स्थिति बनेगी तो वो मुद्रास्फीति की परिभाषा में आती है। सामान्यतः हम मानते हैं कि जब कीमत स्तर में वृद्धि होती है तो मुद्रा के क्रय शक्ति में गिरावट हो जाती है, तो ऐसी जो स्थिति होती है वो मुद्रास्फीति की होती है। यह मुद्रास्फीति की स्थिति जो है मांगजन्य मुद्रास्फीति के तौर पे होती है, लागतजन्य मुद्रास्फीति के तौर पे होती है। सामान्यतः मांगजन्य और लागतजन्य मुद्रास्फीति के तौर पे हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। मांगजन्य में जहां मुद्रास्फीति की स्तर की कीमतों में वृद्धि का एकमात्र कारण मांग में वृद्धि हो। अब वो मांग में क्यों वृद्धि हो रही है, कैसे वृद्धि हो रही है, इसके कोई मतलब नहीं है। मांग में वृद्धि हो, मुद्रापूर्ति के बढ़ने से हो रही है, आपूर्ति में कमी से हो रही है, मानसून के फेल्योर से हो रही है, कालाबाजारी या जमाखोरी से हो रही है, इत्यादि किसी और से हो रही है, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एकमात्र कारण मांग में वृद्धि हो तो मांगजन्य मुद्रास्फीति हो रही है। और उसी तरह से लागतजन्य मुद्रास्फीति में देखते हैं। लागतजन्य मुद्रास्फीति में हम देखने की कोशिश करते हैं कि अगर कीमत स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, उस वृद्धि का एकमात्र कारण उस वस्तु की लागत में वृद्धि हो, फैक्टर कॉस्ट में, अगर उसकी फैक्टर कॉस्ट में वृद्धि की होने की वजह से अगर उसकी कीमत में वृद्धि हो रही है तब उसको कहते हैं कि ये लागतजन्य मुद्रास्फीति है। अब वो कच्चे माल की कीमत में वृद्धि हो रही हो या परिवहन की कीमतों में वृद्धि होने से उसकी लागत में वृद्धि हुई हो, या मजदूरों ने मजदूरी बढ़ाने के लिए स्ट्राइक कर दी इस वजह से मजदूरी बढ़ानी पड़ी, या तेल की कीमतों में वृद्धि हो गई इसकी वजह से, या अन्य जो खर्चे हैं मिसलेनियस जो एक्सपेंडिचर है उसमें वृद्धि हो गई इसकी वजह से उसकी कीमत में वृद्धि हो रही है। जो भी वजह है, जो भी कारण है, उसकी वजह से अगर वृद्धि हो रही है तो उसे लागतजन्य मुद्रास्फीति के तौर पे उसको देखते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से उसकी अवधारणाएं क्या है, उसके रुझान क्या है, अनुमान क्या है, परिणाम क्या है, उपचार क्या है, इत्यादि को हम जो है देखने की कोशिश करेंगे। RBI की जो बदलती हुई जो रोल है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे कि RBI की बदलती हुई रोल क्या है। देखोगे शशिकांत दास के बाद जो है मल्होत्रा जी जो है ज्वाइन किए हुए हैं, इसमें एनालिसिस करेंगे, यानी RBI के गवर्नर बने हैं। और RBI के गवर्नर RBI एक 1934 के सेक्शन 7 में, किसमें, सेक्शन 7 में इस बात पे हम प्रतिबद्ध हैं कि सरकार जो है RBI के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकती है, और वह जो है RBI गवर्नर को साथ लेकर के किसी निर्णय को किसी फैसला ले सकती है, और RBI के गवर्नर को उस निर्णय को मानना क्या होगा, बाध्य होगा। तो इस तरह की बहुत सारी अवधारणाओं को हम जो है देखते हुए चलने की कोशिश करते हैं। अब अगर आगे देखते हैं
अब आगे देखने की कोशिश करते हैं कि अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका क्या है। आवंटन, वितरण, स्थिरीकरण, कार्य, निजी, सार्वजनिक, योग्यता, वस्तुएं, ठीक ना। तो अर्थव्यवस्था में सरकार का रोल क्या होता है, ठीक ना। सरकार किस तरह से अपनी रोल को अदा करती है अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए। जाहिर सी बात है, जितनी भी अर्थव्यवस्था में चलने वाली जितने भी जो है तंत्र हैं, यंत्र हैं, वो सभी में सरकार दखलंदाजी करती है। उसका रोल जो है बिना सरकार के अर्थव्यवस्था संचालित नहीं हो सकती। उसमें आवंटन कैसे होगा, वितरण कैसे होगा, स्थिरीकरण कार्य कैसे होगा, निजी सार्वजनिक योग्यता, निजी सार्वजनिक और योग्यता वस्तुएं क्या होगी, निजी वस्तुएं क्या होंगी, सार्वजनिक वस्तुएं क्या होंगी, मेरिट गुड्स भी क्या है, ठीक ना। पब्लिक सेक्टर गुड्स क्या है, जो पब्लिक सेक्टर गुड्स है उसमें सरकार का क्या रोल हो, हवा के लिए, पानी के लिए, सब पब्लिक सेक्टर गुड्स हैं, ठीक ना। तो इसकी उपलब्धता के लिए वो क्या करे। दिल्ली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पब्लिक सेक्टर गुड पोल्यूटेड हो जाता है, हवाओं को पोल्यूटेड कर लिया हो जा रहा है पराली के जलाने से, या जो भी बहुत सारी समस्याएं हैं। एक समस्या के तरफ दृष्टिकोण हम लेकर के नहीं चलेंगे, वो किसी तरह से हो रहा है तो उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। वहीं देखेंगे कि बजट के घटक, कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, तब इसके आगे हम बढ़ते हैं कि बजट क्या है। तो कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। जैसे ये सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं स्टार्ट से। कह देंगे समृद्ध का नवीन मांग पक्षीय मॉडल क्या है, ठीक ना। समृद्ध का जो नवीन मॉडल पक्ष है, जैसे कीनियंस मॉडल है, केन्स मॉडल है, इसको देख लेंगे। माल्थस मॉडल को, ठीक है ना, देखेंगे। मार्शल मॉडल को, स्मिथ मॉडल को। तो सभी मॉडल देखो किस तरह के सवाल आ रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, इसका मतलब सभी को कंसेप्चुअल पढ़ने की आवश्यकता है। जैसे सुपिटर नव प्रवर्तक की भूमिका सपते हैं, पूंजीपतियों को सपते हैं, उद्यमियों को सपते हैं, लेनदारों को। इसका मतलब सुपिटक के नव प्रवर्तक के मॉडल को आपको बेहतर ढंग से पढ़ना होगा। यानी हम इस ऑब्जेक्टिव में सवाल में निकाल करके बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो किस प्रकार से, किस सब्जेक्ट, किस टॉपिक को पढ़ोगे तो उससे किस तरह के प्रश्न आपको मिलने की संभावना है, ठीक है ना। वहीं पे हम देखेंगे कि प्रदर्शन प्रभाव संबंधित है, जैसे लेविस मॉडल से, मिडल मॉडल से, ठीक ना, मिडल मॉडल से, पिगोन मॉडल से, पिगो मॉडल बोला जाता है इसको, हिंदी में पिगो लिख देते हैं, ठीक है। पिगोन मॉडल से, नरकस के मॉडल से, नरकस बोला जाता है, नरकस के मॉडल से। तो प्रदर्शन प्रभाव जो है किस मॉडल से संबंधित है, यानी किसी मॉडल से, प्रभाव से, किस तरह से मॉडल से जोड़ करके बताने की कोशिश हो रही है। वही देखिए ना, निम्नलिखित में से किसे सांकेतिक मुद्रा कहा जाता है, सिंबॉलिक करेंसी। अभी मैंने आपसे बात कर रहा था कि कई तरह की मुद्राएं होती हैं, ठीक है ना, कई तरह की मुद्राएं होती हैं। जैसे हॉट मनी होती है, ठीक ना, नियर मनी होती है, रियर मनी होती है, सॉफ्ट मनी होती है, दुर्लभ मुद्रा होती है, ठीक है ना, नियर पास, निकट मुद्रा होती है। कई तरह की मुद्राएं होती हैं, सांकेतिक मुद्रा होती है, ठीक ना। सांकेतिक मुद्रा, उसका धातु मूल्य क्या होता है, बहुत कम होता है, और उसका जो अंकित मूल्य होता है वो बहुत अधिक होता है। यानी जो उस पे अंकित मूल्य होता है वो काफी अधिक होता है, और जो जिस धातु से बनी है उसकी धातु क्या होता है, बहुत कम होता है। तो निम्नलिखित में सांकेतिक मुद्रा कहा जाता है धात्विक सिक्के से, पत्र मुद्रा से, डिजिटल मुद्रा से, नाइदर ए बी और नॉर सी, न तो ए बी और न ही सी, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, धातु सिक्के, डिजिटल मुद्रा, ठीक है ना, यानी नाइदर ए कामा बी नॉर सी, नाइदर ए कामा बी नॉर सी। क्या होता है, सिंपल सी फिलॉसफी मैंने बताया कि अगर किसी भी चीज की वो मुद्रा बनी हो, ठीक है ना, सांकेतिक मुद्रा, जिसकी मेटॉलिक कास्ट क्या हो, लेस हो, और उस पे फेस वैल्यू क्या हो, अधिक हो, ठीक ना, तो उसको क्या कहेंगे, सांकेतिक मुद्रा कहेंगे, सिंबॉलिक करेंसी कहेंगे। सिर्फ नाम पर सिंबॉलिक करेंसी, सिर्फ नाम पर जो है
वह मुद्रा है। पहले क्या होता था, मेटॉलिक वैल्यू क्या होती थी, अधिक होती थी, फेस वैल्यू क्या होती थी, कम होती थी। एक सिंपल एग्जांपल के लिए बताऊं कि उस सोने का सिक्का है, लिख दिया 1 पैसा, ठीक है ना, सोने का सिक्का है, लिख दिया 1 पैसा। अब सोने के सिक्के पे 1 पैसा लिख दिया गया, और 1 पैसा लिख दिया गया तो 1 पैसे पे आप क्या कर रहे हैं, 1 पैसे पर मूंगफली खरीद रहे हैं आप। सपोज दैट, एक एग्जाम्पल के तौर बता रहा हूँ। पैसा तो उस वक्त सोने का सिक्का चला तो पैसा तो रुपया, पैसा तो था, दाम वगैरह 25 पैसे, 50 पैसे, 1 दाम, 2 दाम, ये सब बहुत सारी इकाइयाँ थी, ठीक है ना। तो मैं एक एग्जाम्पल के लिए बताया हूँ कि सोने का सिक्का हो, 1 पैसा लिखा हो, ठीक है ना। जैसे आज की डेट में सोने का सिक्का हो, 10 रुपये का सोने का सिक्का आ जाए, ठीक ना, पता चले सोना का सोना हो, सोना है 50,000 का, और लिखा हुआ है उस पर क्या है, 10 रुपया। अब क्या कर रहे हैं, और कहा जाए इसी से खरीदोगे तभी सामान मिलेगा, तो पता चले सोने का सिक्का भी आप जो क्या कर रहे हैं हाँ, भूखे रह रहे हैं लेकिन सोना रख लिया, ठीक है ना, और सामान नहीं खरीदा, ठीक, बात समझिए। लेकिन क्या है, भारत कितना बड़ा देश, ठीक, कि सोने का सिक्का लेके गोलू जेब में घूम रहे हैं। तभी तो कहा गया सोने की चिड़िया, ठीक है ना। ऐसा थोड़ी ना कि कोई सोने की चिड़िया आती होगी, और सोने की चिड़िया जो है, किस सोने की चिड़िया में रूह कैसे आ सकती है, आत्मा कैसे आ सकती है, ठीक है ना। ठीक है, आप कितना खूबसूरत चिड़िया बना लीजिए, लेकिन उसे उड़ा नहीं पाएंगे, क्योंकि उसकी आत्मा नहीं आ सकती, रूह नहीं आ सकती, ठीक है ना। तो रूह जब नहीं आ सकती तो वो उड़ेगी कैसे। तो सोने की चिड़िया जहाँ फिरती है वहाँ वो देश है मेरा। अरे यार, ये सिंबॉलिक करेंसी, हम अपने जेबों में सोने का सिक्का लेके घूमते थे, सामान्य विनिमय का माध्यम था सोने का सिक्का, बात समझ में आए। तो लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक आता है, मोहम्मद बिन तुगलक आते ही सांकेतिक करेंसी को लेके आता है। सांकेतिक करेंसी में जिसमें धातु मूल्य क्या हो जाता है, एकदम कम, और उस पे अंकित मूल्य क्या हो जाता है, एकदम अधिक। तो जब धातु मूल्य एकदम कम हो जाता है, अंकित मूल्य अधिक हो जाता है, तो उसे हम सांकेतिक मुद्रा के तौर पे देखते हैं, ठीक है ना। देखो सवाल का क्या स्टैंडर्ड है, इन्हीं सब पॉइंट को देखने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कहते हैं कि बचत निम्नलिखित खातों में से खातों में से बचत खाता जमा और चालू खाता जमा किसके घटक हैं, है ना। निम्नांकित खातों में से बचत खाता जमा और चालू खाता जमा किसके घटक है, टर्म डिपॉजिट के, बचत खाता, ठीक है ना, डिमांड डिपॉजिट के, मांग जमा के, ठीक है ना, बोथ आप दो उपरोक्त दोनों के, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जो बचत खाता हो जिसमें आप सेमी अकाउंट जमा करते हैं, करेंट अकाउंट, जो बिजनेसमैन होते हैं वह जो है चालू खाता, जो व्यवसाय करते हैं वह चालू खाता को खोलते हैं, और जो व्यवसाय नहीं करते हैं वो बचत खाता को खोलते हैं। टर्म डिपॉजिट तो मियादी जमा है, ठीक है ना, एक समय पे, यानी 5 साल के लिए, 8 साल के लिए, 10 साल के लिए आपने जमा कर दिया, उसको टर्म डिपॉजिट बोला जाता है। लेकिन जो चालू खाता होता है, चालू खाता जमा होता है या बचत खाता जमा होता है, वह डिमांड डिपॉजिट होता है, ठीक है, कभी भी आप विड्रॉ कर सकते हैं। चालू खाता में आप कभी भी पैसे को विड्रॉ कर लेते हैं, और बचत खाता में आप कभी भी पैसे को क्या कर लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। तो जब आप चालू खाते में, बचत खाते में सही पैसों को विड्रॉ कर लेते हैं, देखो कितना आसान है एग्जाम को क्वालिफाई करना, इसलिए मैं जो है इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन हम लोग को डाउट इस बात का है कि जिस तरह के पेपर लीक वगैरह की बात आ रही है, तो कंसेप्चुअल सवाल पूछने की संभावना है, यानी इस कोर्स में ज़्यादा सवाल जो है कंसेप्चुअल पूछे जाने की संभावना है। तो उस जो कंसेप्चुअल सवाल है उसको आप ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखेंगे। हरित बैंकिंग का अभिप्राय है, हरित बैंकिंग का अभिप्राय है। ग्रीन बैंकिंग क्या होती है, ग्रीन बैंकिंग बैंकों द्वारा वानिकी का विकास, बैंकों द्वारा पर्यावरण सहयोग परियोजनाओं का वित्तीयन, ठीक है ना, ओके। बैंकों द्वारा सिंचाई परियोजनाओं का वित्तीयन, नाइदर ए बी नॉर सी, ठीक ना, नाइदर ए बी नॉर सी, न तो ए बी न ही सी, ठीक है। तो देखो क्या है, हरित बैंकिंग वो बैंकिंग होती है जो पर्यावरण को वित्तीय व्यवस्था को करती है। तो जाहिर सी बात है बैंकों द्वारा वानिकी का विकास, इसको आप देख सकते हैं, बैंकों द्वारा सिंचाई परियोजनाओं का वित्तीयन, यानी
हरित बैंकिंग के लिए, हरित बैंकिंग का अभिप्राय यह है कि पर्यावरण से संबंधित जो योजनाएं होती हैं उनके वित्तीयन की व्यवस्था की बात करती है। उस व्यवस्था पे वह एनालिसिस का जिसको करती है उसे ग्रीन बैंकिंग के तौर पे देखते हैं। वहीं पे उच्च शक्ति मुद्रा आ गई, ठीक है ना। उच्च शक्ति मुद्रा में हम देखते हैं कि उच्च शक्ति मुद्रा से संबंधित है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक प्लस रिक्वायर्ड एंड एक्सचेंज रिजर्व, व्यक्तियों द्वारा धारित मुद्रा वांछित तो अधिक कोष से करेंसी प्लस एक्सचेंज एंड टोटल रिजर्व मुद्रा प्लस अधिक या कुल कोष से करेंसी प्लस रिक्वायर्ड एंड टोटल रिजर्व। देखो ना, उच्च शक्ति मुद्रा को कैसे इन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की है। मुद्रा गुणक को फिर डिफाइन कर सकते हैं, उच्च शक्ति मुद्रा को डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से उच्च शक्ति मुद्रा को किस तरह से डिफाइन किया जा रहा है उसको देखा जा रहा है। मुद्रा का जब आंतरिक मूल्य और अंकित मूल्य समान हो तो इसे जाना जाता है, ठीक ना। अभी मैंने बात कर रहा था कि जब आपकी धातु मूल्य अधिक होती है, ठीक है ना, और अंकित मूल्य क्या होता है, कम होता है। तो पहले इसी तरह की मुद्राएं थी, जब धातु मूल्य क्या था, कम था, और अंकित मूल्य क्या थी, अधिक थी। जब अंकित मूल्य अधिक और धातु मूल्य कम, एक पोजीशन आए, और धातु मूल्य कम हो जाए, अंकित मूल्य अधिक हो जाए तो सांकेतिक मुद्रा हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि आंतरिक मूल्य और आंतरिक मूल्य, मुद्रा का आंतरिक मूल्य और यानी धातु मूल्य, अंकित मूल्य समान हो तो इसे कहा जाता है। ये 58 वर्षों तक भारत में इस तरह की स्थिति मुद्रा को हम लेकर के चलते रहे हैं, ठीक है ना। भारत में इस तरह के मुद्राओं को हम लेकर के चलते रहे हैं। यह टोकन मनी सांकेतिक मुद्रा के रूप में है, ये हो नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको डिफिनेशन बता देता। फुल बॉडेड मनी संपूर्ण कायम मुद्रा के रूप में ये देख सकते हैं। क्वासी मनी आभास मुद्रा के रूप में देख सकते हैं। फिएट मनी अधिदिष्ट मुद्रा के रूप में नहीं, संपूर्ण कायम मुद्रा के रूप में। यानी एक ऐसी मुद्रा होती है, ठीक ना, कि जहाँ पे हम जो है मानक मुद्रा कहते हैं, ठीक ना, इसे मानक मुद्रा के तौर पे हम कहते हैं, ठीक है ना, कि इसकी पूरी जो है अंकित जो मूल्य है उसके पूरी मूल्य के बराबर जो है उसका धातु मूल्य लगा है। ये 58 वर्षों तक भारत में हमने इसको स्वीकार किया, हमने इसको लागू किया है, स्वीकार किया है, चलाया है भारत में, ठीक है ना। तो इस पॉइंट्स को हम यहाँ पे इन बिंदुओं के साथ एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है ना। वहीं पे हम देखेंगे एक प्रतिबंधात्मक मौद्रिक राजकोषीय नीति, ठीक है ना, इसको देख लेते हैं फिर केन्स के। हाँ ठीक है, एक प्रतिबंधात्मक मौद्रिक राजकोषीय नीति एक अच्छा रास्ता है, ठीक है ना। एक प्रतिबंधात्मक मौद्रिक राजकोषीय नीति, प्रतिबंधात्मक मौद्रिक राजकोषीय नीति एक अच्छा रास्ता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन के लिए, मांग जन स्फीति से निपटने का। प्रतिबंधात्मक मौद्रिक राजकोषीय नीति, मौद्रिक प्रतिबंधात्मक मांग जन स्फीति से निपटने का, लागत जन स्फीति से निपटने का, स्थिरता से निपटने का, स्टैगफ्लेशन से निपटने का। एनी शॉर्ट ऑफ द इन्फ्लेशन दैट अकर्स व्हेन द इकोनॉमी इज बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट, अर्थव्यवस्था के पूर्ण रोजगार से नीचे रहने की स्थिति में होने वाली किसी भी स्फीति से निपटने के लिए, ठीक है ना, ये कर सकते हैं। तो मौद्रिक राज को जब हम इकोनॉमी को और स्टैगफ्लेशन को बताएंगे तो सब उसमें क्लियर हो जाएगा और हम लोग इसको आगे लेकर के चलेंगे। अब आगे देखते हैं किन्स के तरलता पसंदगी सिद्धांत के अनुसार बोझ तब बढ़ता है। अब जब बताएंगे सब टॉपिक, जब आपको बताएंगे तब आराम से इस सभी टॉपिक को जो है आप कर सकते हैं। अब यहां देखेंगे, ठीक है ना, बजट के घटक, बजट के प्रकार, शून्य आधारित बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट। ZBB, ZBB 0 बेस बजट, शून्य आधारित बजट।
शून्य आधारित बजट। आपको यहाँ तक अगर कहीं कोई डाउट हो तो मुझसे पूछने की कोशिश करेंगे। आज पाठ्यक्रम विश्लेषण है, इसलिए जो है मुझे नहीं लगता है कि जो है आप को कोई डाउट होगा। फिर भी अगर जो हम एनालिसिस कर रहे हैं इसमें कोई डाउट हो तो उस डाउट को आप क्या कर सकते हैं, मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे उन बिंदुओं पर अपनी राय ले सकते हैं। देखो क्या है, अब ये कह रहा है कि बजट, बजट के घटक, बजट के प्रकार, शून्य आधार बजटिंग, घाटे की अवधारणा, प्रकार और घाटे के प्रभाव, भारत में केंद्र सरकार का बजट निर्माण, अधिनियमन। आर्टिकल 112 की बात करेंगे, ठीक है ना, जहाँ पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात होती है, ठीक ना, वार्षिक वित्तीय विवरण की बात होती है। उससे हमारा बजट, चूंकि बजट जो है संवैधानिक शब्दावली है नहीं, ठीक ना, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट संवैधानिक शब्दावली है, लेकिन बजट समान तौर पे उसको कहा जाता है। बजट के जो घटक हैं, बजट के जो प्रकार हैं, वही सारे प्रकार हैं। जैसे सामान्य बजट क्या होता है, संतुलित बजट क्या होता है, जीरो बेस बजट बहुत इंपॉर्टेंट बजट है, लैंगिंग बजट, लैंगिंग बजट क्या होता है, ठीक ना, लैंगिंग बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। शून्य आधारित बजट जो इसमें मेंशन है, पीटर पायर का कंसेप्ट है, वो बताएंगे ही। लैंगिक बजट को भी हम बताएंगे। इसके साथ हम बताएंगे परफॉर्मेंस बजट क्या है, आउटकम बजट क्या है, परिणाम बजट क्या है, परिणाम बजट, आउटकम बजट, ठीक ना, ये सभी क्या है। ग्रीन बजट, ग्रीन बजटिंग की बात करेंगे, ठीक है ना, हरित बजट की बात यानी ग्रीन बजट की बात करेंगे, ठीक ना, तो इस तरह से ग्रीन बजट की भी बात करेंगे। आधार बजटिंग क्या होती है, घाटे की अवधारणा क्या है, कई तरह के जो घाटे होते हैं उन घाटों की क्या अवधारणा है, जैसे राजकोषीय घाटे की क्या स्थिति है, किसको कहेंगे राजकोषीय घाटा, यानी आय और व्यय के बीच जब ज़्यादा, आय के बीच जब ज़्यादा हो जाए, व्यय, आय जो है कम हो जाए, व्यय अधिक हो जाए, तो राजकोषीय घाटे की स्थिति पैदा होती है। ये सामान्य घाटे के तौर पे देखा जाता है, लेकिन इसमें देखा जाता है कि जो आय होती है उसमें हम जो है उधार और अन्य देयताओं को घटा देते हैं, तो जो बचता है वह जो है राजकोषीय घाटे की अवधारणा को प्रस्तुत करता है। तो इस तरह से राजकोषीय घाटे की अवधारणाओं को ध्यान में रख सकते हैं कि राजकोषीय घाटा क्या है। ऊपर से मौद्रीकृत घाटा क्या है, प्राथमिक घाटा क्या है, जब राजकोषीय घाटे में ब्याज भुगतान को घटा देते हैं तो जो बचता है उसे प्राथमिक घाटे पे के तौर पे देखते हैं। वहीं पे ट्विन डेफिसिट, जुड़वा घाटा क्या है, जुड़वा घाटे के तौर पे देखें, मन कई तरह के घाटे के प्रकार को हम क्लास में बताएंगे। जुड़वा घाटा, जुड़वा बच्चे तो सुना था आपने, जुड़वा घाटा क्या है, ट्विंस डेफिसिट, ठीक है ना, जुड़वा घाटे के तौर पे हम देखेंगे कि ट्विंस डेफिसिट क्या है। तो ट्विंस डेफिसिट का मतलब क्या है, ट्विंस डेफिसिट वो डेफिसिट होता है जब चालू खाता और राजकोषीय घाटा, यानी जो ट्रेड डेफिसिट है उस ट्रेड डेफिसिट में से जो है ट्रेड अकाउंट है, उसमें चालू खाता, दो अकाउंट होते हैं, चालू खाता होता है और एक पूंजी खाता होता है। तो जो चालू खाते में घाटा हो और उसके साथ साथ राजकोषीय घाटे में घाटा हो, दोनों अगर घाटे, दोनों में लगातार घाटा हो रहा है, साथ साथ घाटा हो रहा है, तो उसको ट्यून्स डेफिसिट कहते हैं, ठीक है ना, उसे ट्यून्स डेफिसिट कहते हैं। वही देखेंगे रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू के जो आय और व्यय का जो अंतर है वो रेवेन्यू डेफिसिट के तौर पे हो जाएगा, यानी रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर हो वो जो है रेवेन्यू रिसीव्ड से, राजस्व प्राप्तियों से क्या हो, अधिक हो, तो घाटा हो जाएगा। प्रभावी रेवेन्यू, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्ट ईआरडी बोलते हैं उसको, ईआरडी, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को उस तौर पे देखते हैं कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में हम लोग जो है ये देखने की कोशिश करते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में कि जो हमारा व्यय है उस व्यय में से अगर कोई ऐसा व्यय जो पूंजीगत जो संपत्तियों को बना रहा हो, यानी असेट्स का, कैपिटल असेट्स का क्रिएशन कर रहा हो, ठीक है, संपत्ति का सृजन कर रहा हो, तो उस पैसे को हम क्या करते हैं, व्यय में से घटा देते हैं। कहते हैं नहीं 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 भाई, ये जो हमारा व्यय है, यह व्यय जो है पूंजीगत प्राप्तियों का क्या कर रहा है, पूंजीगत संपत्तियों का क्या कर रहा है, सृजन कर रहा है। तो ये संपत्तियों का सृजन कर रहा है, इसलिए उसको जो है हम उसमें क्या कहते हैं कि, ठीक है, यानी एक ऐसा घाटा हो,
आरडी, रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक ना। इसमें आरडी बराबर टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसीट्स, और ईआरडी हो गया, ठीक ना, रेवेन्यू डेफिसिट माइनस एक्सपेंडिचर ऑन असेट्स क्रिएशंस, ठीक ना, असेट्स क्रिएशन। तो जो असेट्स क्रिएशन पे एक्सपेंडिचर हो उस एक्सपेंडिचर को हम क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, यानी संपत्ति का सृजन। तो जो बचेगा वो बताऊंगा जब पूरा क्लास जब मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो उस क्लास में जब आपको एनालिसिस करेंगे तो ये सभी मुद्दे आपके साथ आएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रकार क्या हो गया, घाटे का प्रभाव क्या होगा उसको बताएंगे। आखिर राजकोषीय घाटा या घाटा होता है तो क्या अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ता है, भारत में केंद्र सरकार का बजट, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, संरचना क्या है, निर्माण क्या होता है और अधिनियमन क्या है, उस पर बात करेंगे। सार्वजनिक व्यय पे बात करेंगे, अर्थ और कार्यक्षेत्र, सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत क्या है, सार्वजनिक राजस्व कर बोझ घटना के विभाजन के लिए विभिन्न दृष्टिकोण, कराधान के प्रभाव, लोच और उछाल, कर योग क्षमता, इस सब पे बात करेंगे। सार्वजनिक ऋण, उद्देश्य, महत्व, बोझ और इसके प्रबंधन, ये सब बिंदु पे बात करेंगे। राजकोषीय संघवाद क्या होता है, इस पे हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। अवधारणा क्या है, इसको हम देखेंगे। सिद्धांत, क्या बड़ा अच्छा शब्द है, राजकोषीय संघवाद। राजकोषीय संघवाद से सवाल बनेंगे, उसकी अवधारणा से सवाल बनेंगे, उसके सिद्धांत से सवाल बनेंगे, उसकी समस्याएं क्या हैं, केंद्र की समस्याएं क्या हैं, राज्य वित्तीय की स्थिति क्या है, भारत के संबंध में भारत में वित्त आयोग की भूमिका, आर्टिकल 280, ठीक है ना, रोल देखेंगे। आर्टिकल 280 में भारत के जो फाइनेंस कमीशन है उसका रोल क्या है, और वर्तमान जो वित्त आयोग है उसकी भूमिका हम दोनों के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। जो वर्तमान वित्त आयोग है, जो पिछला वित्त आयोग है, दोनों के साथ हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे इस टॉपिक में, वित्त आयोग की रोल में, इसमें हम बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना, कि किस तरह से हम जो है इसको देखेंगे। वहीं देखेंगे राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति तो कई जगह आया है, जैसे यहाँ पे भी आया है। राजकोषीय नीति को अगर हम देखेंगे तो राजकोषीय नीति को इस जगह भी हमने देखा है, राजकोषीय और मौद्रिक नीतियाँ आई इस मॉडल में, समष्टि अर्थशास्त्र में। लेकिन यहाँ पे जो राजकोषीय नीति की स्थिति है, इसको व्यापक रूप से इसे हमें दिखाने की कोशिश हुई है, ठीक है ना, कि राजकोषीय नीति के उद्देश्य क्या हैं, उसके साधन क्या हैं, प्रतिपूरक राजकोषीय नीति क्या होती है, कार्यात्मक वित्त की अवधारणा क्या होती है, भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था में राजकोषीय नीति की भूमिका क्या है। बड़े कई जगह राजकोषीय नीति को लेकर के हमने एनालिसिस किया। जैसे बजट में बात करेंगे तो राजकोषीय नीति में भारत जैसे विकासशील देशों में अर्थव्यवस्था में राजकोषीय नीति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। भारत जैसे विकासशील देश के लिए मौद्रिक नीति से बड़ी, ठीक है, मौद्रिक नीति एक बहुत महत्वपूर्ण नीति है। इसीलिए तो मौद्रिक नीति को व्यापक स्वरूप बनाने के लिए भारत जैसे विकासशील देशों में उसे व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने के लिए एमपीसी का 2016 में गठन किया गया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसमें वित्त मंत्रालय की ओर से 3 लोग शामिल किए जाते हैं 4 साल के लिए,
ठीक है ना, और 3 लोग आरबीआई के होते हैं। दोनों लोगों की, यानी यहाँ भी सरकार का जो राजकोषीय नीति की जो संकल्पना है, उस संकल्पना को पूरा करने के लिए मौद्रिक नीति भी बेहतर रोल प्ले करे, ये बताने के लिए एमपीसी का गठन किया गया, ताकि दोनों लोगों की जवाबदेही और जिम्मेदारियों को तय किया जा सके। न केवल आरबीआई को उत्तरदायी बनाया जाता था पहले, अब जो है एमपीसी के से अब क्या हो गया कि आर्थिक स्थिरता को प्राप्त करने के लिए आरबीआई के साथ साथ सरकार भी उत्तरदायी है। दोनों की समान उत्तर देता, क्योंकि 6 लोगों में 3 लोग आरबीआई की ओर से होते हैं और 3 लोग सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। तो इस तरह से इन टॉपिक को हम जो है इन पॉइंट से देख सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं। वहीं अगले टॉपिक में देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में हम देखने की कोशिश करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत क्या है। हाइबरलर का मॉडल, ठीक है ना, अभी बताया था। अच्छा, किसी और क्लास में मैं बात कर रहा था, आपकी क्लास तो आज पहली है। आज मैं अभी हाइबलर का मॉडल बात कर रहा था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत में हाइबलर का मॉडल क्या है, आधुनिक व्यापार सिद्धांत क्या है, हेक्सर ओहेलिन का क्या मॉडल है, व्यापार और व्यापार से लाभ की शर्तें क्या है, व्यापार से लाभ की शर्तें क्या है, ठीक है ना, व्यापार से लाभ की शर्तें क्या है, व्यापार और आर्थिक विकास की शर्तें क्या हैं, ठीक है ना, व्यापार की शर्तों को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में इन सब मुद्दों को हम लोगों ने देखा आज, ठीक है ना। और आज की क्लास में मैं आपको डिफाइन करना हूँ, क्योंकि आपके पहले की बैच में मैंने जो है इसी टॉपिक को कराया है। तो चूंकि मुझे बार बार वो क्लास याद आ रही है, तो आप देखेंगे कि आप में इसको हम एनालिसिस करेंगे कि व्यापार की जो शर्तों को प्रभावित करने वाले कारक किस तरह के कारक हैं, इसको देखेंगे। भुगतान संतुलन, ठीक ना, बीओपी जो होता है, भुगतान संतुलन में समायोजन। भुगतान संतुलन क्या है, जब हम चालू खाते और पूंजी खाते के शेष को देखते हैं तो वो जो बचता है वो भुगतान संतुलन के तौर पे हमको देखा जाता है। तो जो भुगतान संतुलन है, भुगतान संतुलन में समायोजन कैसे होगा, भुगतान संतुलन में जो लोच है, इलास्टिसिटी, वो क्या है, अवशोषण क्या है, और मौद्रिक दृष्टिकोण में अवलोकन क्या है, समायोजन और संतुलन, विनिमय दर, ठीक ना, समायोजन और संतुलन क्या है, और विनिमय दर, ये इसमें 2 बड़े महत्व। विनिमय दर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बन सकता है। भुगतान संतुलन का जो समायोजन है वो कैसे किया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण दर है। विनिमय दर जैसे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या है, यानी कि स्थिर विनिमय दर क्या है, जो है नम्य विनिमय दर क्या है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो प्रबंधित विनिमय दर क्या है, ठीक है ना। फिर उदारीकृत प्रबंधन विनिमय दर, जिसको हम लोगों ने 92 में 93 में लागू किया, और जो प्रबंधित विनिमय दर है उसको 1994 से लेकर वर्तमान तक हम लोग जो है लागू किए हैं। और जो स्थिर विनिमय दर है, स्थिर विनिमय दर को हम लोग 1947 से लेकर के 1991 तक हम लोगों ने उसको लागू किया था अपने देश की अर्थव्यवस्था में, यानी भारत की अर्थव्यवस्था में। तो विनिमय दर यहाँ पे महत्वपूर्ण है और विनिमय दर से सवाल बनने की संभावना है। टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं का प्रभाव, यानी जो प्रशुल्क है वो प्रशुल्क की बाधाओं का क्या प्रभाव है, जाहिर सी बात है संरक्षणवाद की जो स्थिति है, संरक्षणवाद, प्रोटेक्शन, संरक्षणवाद की संकल्पना को हम लोग लेंगे अपनी अर्थव्यवस्था को, और अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को, अपने घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम लोग टैरिफ और उसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमें टैरिफ बाधाओं का, टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं का प्रभाव पे हमें समीक्षा करनी है। टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं का आंशिक और सामान्य संतुलन विश्लेषण, इसको हमें देखना है। वहीं पे वैश्विक स्तर पर क्षेत्रवाद का सिद्धांत, ब्रेटन वुड्स सिस्टम का पतन, ब्रेटन वुड्स 1947 में ब्रेटन वुड्स 1947 में, एक ब्रेटन वुड्स में न्यू हैम्पशायर शहर में है, ब्रेटन वुड्स एक कस्बा है, वहाँ पे जो है एक 1947 में सम्मेलन हुआ जिसमें 47 देश शामिल हुए, उसमें भारत भी शामिल था। उसके पतन की बात हो रही है,
क्योंकि उसमें इस्टेब्लिश किया गया था, IMF इस्टेब्लिश किया गया था, IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे सामान्यतः हम विश्व बैंक की पहली जो इकाई है उसके तौर पे हम लोग देखते हैं। IBRD, IMF की स्थापना हुई थी। तो इस तरह से कहा जा रहा है वैश्विक स्तर पर क्षेत्रवाद का सिद्धांत, ब्रेटन वुड्स सिस्टम का पतन, उसकी बात कर रहा है। आर्थिक विकास में WTO, IMF, विश्व बैंक जैसे बहुपक्षीय विकास निकायों, MDB की भूमिका। WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से संरक्षणवाद के खिलाफ माना जाता है कि कोई भी देश जो है मुक्त व्यापार को, फ्री ट्रेड एरियाज को क्या करे, उसको व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करे, ठीक ना। IMF, अभी मैं बात कर रहा था, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फाइनेंस, इंटरनेशनल जो है अंतर्राष्ट्रीय वित्त कोष। तो देखते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसको देखते हैं। विश्व बैंक की जो ऑर्गेनाइजेशन है IBRD, उसको जो है इस्टेब्लिश किया गया था ब्रिटेन रूस कॉन्फ्रेंस में। फिर बाद में 5 जो संगठन हैं उन मिला करके उसको विश्व बैंक कहते हैं। बहुपक्षीय विकास निगम MDB जो है मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, MDB है ना, निकाय, ठीक है ना, MDB का क्या रोल है, भूमिका क्या है, इसको देखने की स्थिति है। भारतीय अर्थव्यवस्था में एक विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं? बुनियादी आर्थिक जो उसके संकेतक हैं, वो बुनियादी आर्थिक उसके संकेतक क्या हैं? राष्ट्रीय आय, विभिन्न क्षेत्रों का प्रदर्शन, राष्ट्रीय आय। एक विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था इंक्लूडिंग जैसे भारत है, तो भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है, इसको देखने का प्रयास करेंगे। उसके साथ ही बुनियादी आर्थिक जो संकेतक हैं, इस बुनियादी आर्थिक संकेतक को हम देखने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम है, ठीक ना, इसको देखेंगे, ठीक ना। राष्ट्रीय आय की जो संकल्पनाएं हैं, उन संकल्पनाओं को हम देखने की कोशिश करेंगे। विभिन्न क्षेत्रों का प्रदर्शन, ये देखेंगे राष्ट्रीय आय में क्या क्या है, किस किस एरिया का क्या प्रदर्शन है। ऊर्जा की अवधारणा क्या है, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं, इस पे हम बात करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ हम देखेंगे कि कृषि संस्थागत और तकनीकी पहलू, भारत में कृषि नीति, भारत में भूमि सुधार, ग्रामीण ऋण, कृषि मूल्य नीति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उसको देखेंगे। भारत में फूड सिक्योरिटी जो एक्ट आया, ठीक है ना, भारत में, वह फूड सिक्योरिटी जो एक्ट है, उस फूड सिक्योरिटी एक्ट को कैसे जो है उसके बारे में हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में TPDS, RPDS क्या है, इन TPDS और RPDS को हम समझेंगे। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वास्तविक रूप से उसका क्या, जो उसके लीकेज हैं, लीकेज समझते हो ना, जो उसमें से लीकेज हैं, उस लीकेज की का कैसे सामना किया सकता है, उस लीकेज के लिए सरकार ने कौन कौन से स्टेप्स उठाए हैं, उसको देखेंगे। ग्रामीण ऋण, कृषि मूल्य नीति, इसमें देखेंगे। लैंड रिफॉर्म्स, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सभी इसमें आएंगे। और बहुत विस्तृत तौर पे हम सभी संबंधों को देखने की कोशिश करेंगे। वहीं देखेंगे जनसंख्या वृद्धि, हाल की जनगणना के माध्यम से भारत की जनसंख्या की क्या विशेषताएं। तो हाल ही में जनगणना क्या हुई, हाल ही में वही 2011 की जनगणना को हम देखेंगे। बाकी और भी जो अपडेट आएंगे, ठीक ना, करंट के साथ इसको लिंक करूंगा। जनसंख्या वृद्धि को हम जो है करंट के साथ लिंक करने की कोशिश करेंगे कि हाल की जनगणना के माध्यम से, जनगणना तो बताएंगे लेकिन इसके साथ साथ हम बहुत सारे जो है करंट को लिंक करके इसको बताने की कोशिश करेंगे। वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योग, औद्योगिक नीति सुधार, आरक्षण नीति, ठीक ना, प्रतिस्पर्धा नीति, MSME बहुत महत्वपूर्ण है। हमें लगता है कि यहाँ MSME से आपको सवाल बनेंगे, ठीक ना। तो मैं MSME को भी आपके साथ लिंक करके बताऊंगा। विदेशी व्यापार, भारत में रुझान, भुगतान संतुलन और व्यापार सुधार, विदेशी मुद्रा दर सुधार, भारत के विदेश व्यापार, भारत और WTO की आवश्यकताओं, द्विपक्षीय व्यापार समझौतों, FDI की संरचना और दिशा, ठीक है।
एफडीआई की संरचना और दिशा। किसको कहते हैं एफडीआई, ठीक है। ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या है, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या है, एफपीआई और एफडीआई में क्या है, एफडीआई को कैसे हम डिफाइन करते हैं, इसको देखना है। गरीबी, बेरोजगारी, मानव विकास, भारत के लिए असमानता और गरीबी उपायों का अनुमान, एसडीआई और एसडीआई में भारत की रैंकिंग, वो तो हम उसको वहीं पे बता देंगे जो एसडीआई आया है ना यहाँ पे। एसडीआई और जीवन सूचकांकों के गुणवाद, तो हम एसडीआई को यहीं पे हम पूरा उसका रैंकिंग वगैरह सब बता देंगे यहीं पे। तो ये वाला जो टॉपिक है, इसी वाले टॉपिक पे एसडीआई के साथ क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा, ठीक ना। ये उसी के साथ लिंक हो जाएगा, ये वाला टॉपिक एसडीआई में भारत की रैंकिंग, वो पहले वाले टॉपिक में जोड़ करके बता देंगे, ठीक ना। तो दो बार बताने की, हाँ उस वक्त बताने के बाद दोबारा जो है नया कोई एसडीआई आ जाए तो फिर बता दूंगा, क्लास हो रही होगी तो, ठीक है ना। ओके। फिर इसमें हम देखते हैं कि सांख्यिकी विधि में केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है, फैलाव क्या है, विषमता क्या है, कुर्तोसिस के उपाय क्या है, संभावना का प्राथमिक सिद्धांत क्या है, बिनोमियल पाइसन और सामान्य वितरण क्या है, सरल सहसंबंध क्या है, प्रतिगमन विश्लेषण क्या है, सांख्यिकी निष्कर्ष क्या है, अनुप्रयोग नमूना वितरण, टीएक्स और एक परीक्षण, विशेषताओं का नमूना परिकल्पना का परीक्षण, इंडेक्स नंबर और समय श्रृंखला विश्लेषण, नमूना और जनगणना के तरीके, नमूना अथॉरिटियों के प्रकार। तो ये जो है सांख्यिकी विधि को हम समझने की कोशिश करेंगे। अब जो आ जाते हैं आपके, ये रहा आपका सिलेबस, और सिलेबस को जो है आपने समझ लिया। अब देखते हैं कि सवालों का जो दौर है, उस सवालों के दौर में देखेंगे कि वैश्विक भूख सूचकांक तैयार किया जाता है WHO द्वारा, वैश्विक भूख सूचकांक MFAO द्वारा, ILO द्वारा, IFPRI द्वारा, ठीक ना। तो वैश्विक भूख सूचकांक किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो जैसे WHO कौन कौन से, अब कितना आसान है, WHO क्या क्या रिपोर्ट देती है उसको देख ले, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या रिपोर्ट देती है देख ले, ILO से इसका कोई मतलब नहीं है, WHO से इसका कोई मतलब नहीं, IFPRI तो जाहिर सी बात है इसको FAO द्वारा जो है वैश्विक भूख सूचकांक जो है इसको, लेकिन ऐसे नहीं, मैं आपको जो है बताऊंगा FAO क्या क्या रिपोर्ट जारी करता है, ILO क्या क्या रिपोर्ट जारी करता है, WHO क्या क्या रिपोर्ट जारी करता है, और IFPRI क्या क्या रिपोर्ट जारी करती हैं, IMF कौन कौन से रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है ना। तो इस तरह से वर्ल्ड बैंक, विश्व विकास बैंक कौन कौन से महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी करते हैं। तो फिर जो है इस तरह से आप जो है इन रिपोर्ट्स को आप आसानी के साथ देख लेंगे, इस रिपोर्ट्स को देखने के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक ना। तो ये देख लेते हैं। फिर यहाँ पे जो सवाल आया है कि निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक धारणीयता में समाहित किया जाता है, सामाजिक धारणीयता में, ठीक ना। अब लैंगिक समानता किया जाता है कि डेवलपमेंट ऑफ, यानी व्यक्तियों, समुदायों और संस्कृतियों का विकास है, उसको शामिल किया जाता है। वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, चौथा पर्यावरण संरक्षण। तो देखो ना, सामाजिक धारणीयता क्या है, जब आप सामाजिक धारणीयता को समझेंगे तो फिर ये सब सवाल जो है क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। तो सामाजिक धारणीयता क्या है, यानी कंसेप्चुअल जो पावर है उसको समझने के बाद फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए अगला सवाल का एक मॉड्यूल आपके सामने पेश कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता सही नहीं है। जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या है, इस आंसर को समझने के पहले प्रधानमंत्री जन धन योजना समझने की कोशिश करिए। यानी जो बैंकों में खाता खोला गया, ठीक है ना, वह धनजन योजना के तौर पे जाना जाता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पहलू है, यह योजना बस 2014 में शुरू किया गया था, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य सभी को वित्तीय सेवा प्रदान करना था, ठीक है। डेबिट कार्ड से, इस योजना के अंतर्गत रूप से डेबिट कार्ड से धन नहीं निकाला जा सकता। इस योजना में खाता खोलने के लिए किसी सत्यापित डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। तो जनधन योजना को विस्तृत रूप से अगर आप समझ लेंगे तो इसका उत्तर आप आसानी के साथ दे देंगे। ये गोवर्धन योजना लक्ष्य करती है उद्यानिकी पर, जैविक कृषि पर, उर्वरता वृद्धि पर, जैविक गैस निर्माण पर,
देखो कितना। एक तो एक चीज और मुझे याद आ गया, जो जैविक कृषि है, जैविक कृषि के साथ साथ प्राकृतिक कृषि बहुत महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक कृषि पे सवाल बन सकते हैं और प्राकृतिक कृषि से आ सकते हैं। यानी जो योजनाएं हैं, योजना योजना गोवर्धन, ठीक ना, गोवर्धन योजना को इसके साथ हम लिंक कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं शब्द यूज कर रहा था, पैमाने की अमितव्ययताएं क्या हैं, संबंधित है आंतरिक आर्थिक अमितव्ययताओं से, वास्तविक आंतरिक अमितव्ययताओं से, आर्थिक बाह्य अमितव्ययताओं से, उपरोक्त सभी। तो इस तरह से जब हम समझे रहेंगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। निकृष्ट वस्तुओं की दशा में आय प्रभाव होता है, शून्य होता है, ठीक है ना, ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है। तो जो निकृष्ट वस्तुएं होती हैं, ठीक ना, जिन वस्तुओं की निकृष्ट वस्तुएं होती हैं कि उनकी आय की प्रभाव की दशा में क्या होता है। तो कई तरह की वस्तुएं होती हैं, निकृष्ट वस्तुएं होती हैं, उसका क्या असर पड़ता है, तो उसको अब देख सकते हैं। वहीं पे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन एंजल टैक्स की बात थी, एंजल वक्र से संबंधित है, कीमत उपभोग से, प्रतिस्थापन की घटती सीमांत दर का वक्र से, आय उपभोग वक्र से, पूर्ति वक्र से। तो इस तरह से सभी कंसेप्ट को जब आप देखेंगे तो फिर सवाल जो है आसानी के साथ आप, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आगत निर्गत तकनीक की अवधारणा किसने दी, अमर्त्य कुमार सेन ने, ठीक है ना, या केन्स ने, या उर्जित पटेल ने, या लियोन टिफ ने। तो देखिए, अमर सेन को पढ़े रहेंगे तो सवाल आ जाएगा, केन्स को पढ़ेंगे उनसे सवाल आ जाएगा, उर्जित पटेल को समझेंगे तो वहाँ से सवाल आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कंसेप्चुअल आपको हमारी क्लास जो है कल से स्टार्ट हो जाएगी और फिर जो है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे भी फिलिप्स वक्र बताया था कि दीर्घकालीन फिलिप्स वक्र का आकार कैसा होता है, बेरोजगारी दर अक्ष के समानांतर होती है, बेरोजगारी दर अक्ष की ओर गिरता हुआ होती है, बेरोजगारी दर अक्ष से ऊपर उठता हुआ होता है, बेरोजगारी दर अक्ष पर लंबवत होता है। अभी मैंने बताया था ना आपको, फिलिप्स वक्र का वक्र बना करके, फिलिप्स वक्र का बना करके बेरोजगारी दर अक्ष की ओर गिरता हुआ होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने आपको इसके साथ बनाया था और सवाल भी पूछा हुआ। जैसे देखिए, राजकोषीय घाटे पर मैंने बात किया था कि निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का घटक नहीं है, ठीक है। सार्वजनिक आय इसका घटक है कि नहीं है, सार्वजनिक व्यय इसका घटक है कि नहीं है, करारोपण इसका घटक है कि नहीं है, मुद्रा सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति इसका कोई घटक नहीं है, करारोपण हो सकता है, सब हो सकता है, मुद्रा सप्लाई। तो इस तरह से जो है इसको देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कहते हैं बहुआयामी ईंधनता सूचकांक MPI को समाविष्ट किया जाता है वर्ल्ड ह्यूमन रिपोर्ट, विश्व मानव रिपोर्ट में, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट में, विश्व विकास रिपोर्ट में, भारत की मानव इंडियाज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में, ठीक है। तो मानव विकास रिपोर्ट में इसे समाहित कर दिया जाता है, UNDP इसे जो है जारी करती है, ठीक है ना। तो जब उसको पढ़ेंगे आसानी के साथ, देखिए भाई मैं अंतर बता रहा था, देखो अंतर इसमें आ गया, ठीक है ना। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के मध्य सुस्पष्ट अंतर का आधार क्या है, आर्थिक प्रगति, आर्थिक कल्याण, जीवन में गुणवत्ता परिवर्तन, दीर्घकालीन परिवर्तन। अब मैं बताया था कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के मध्य सुस्पष्ट अंतर का आधार क्या है, ठीक है ना। तो आर्थिक प्रगति उसके दोनों के बीच के अंतर का आधार है, आर्थिक कल्याण
दोनों के बीच का आधार है। जीवन में गुणात्मक परिवर्तन, ठीक है ना। तो जो हमने बताया था ना कि आर्थिक समृद्धि आर्थिक संकेतकों तरफ प्रोग्रेसिव होती है, आर्थिक विकास सामाजिक संकेतकों को। जब सामाजिक संकेतक इसमें शामिल हो जाते हैं, ठीक ना, तो फिर वो जो है अंतर पता हो जाता है। ठीक है ना। क्राउडिंग आउट प्रभाव को परिभाषित किया गया है। जैसे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीएसटी के संदर्भ में सही नहीं है? जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स, जीएसटी एक मूल्य संवर्धित कर है। इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रावधान है। ई वे चालान केवल अंतर्राज्यीय व्यापार हेतु आवश्यक है। जीएसटी बिजली पर जीएसटी नहीं लगता है। जीएसटी इज नॉट इम्पोज्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है ना। तो इस तरह से देख सकते हैं। आसान सवाल है, कुछ टफ है। उस टफ को कंसेप्ट, इसलिए मैंने कहा कंसेप्चुअल में सवाल बनाऊंगा, ठीक ना। टोबिन टैक्स एक कर है। एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन टैक्स रियायत सौदों पर, इंपोर्ट एक्सपेंडिचर आयात व्यय पर, विदेशी विनिमय सौदों पर, सेल्स एंड ट्रांजैक्शन विक्रय के सौदे। जाहिर सी बात है, इसको जेम्स टोबिन ने विदेशी विनिमय सौदे पे बात की थी, ठीक है ना। तो वैगनर की परिकल्पना है, भुगतान संतुलन में सम्मिलित है। ठीक है ना। प्रशुल्क नीति संबंधित है इंपोर्ट ड्यूटी से, आयात शुल्क से, कस्टम ड्यूटी से, सीमा शुल्क से, एक्सपोर्ट ड्यूटी रियायत शुल्क से, ऑल ऑफ द एबव ए बी एंड सी, सब पे जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो होगा उस पे जो कर लगेगा उसे प्रशुल्क, उस पे जो प्रशुल्क कहते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आज के पाठ्यक्रम विश्लेषण का टॉपिक आपका ख़त्म होता है। और पाठ्यक्रम विश्लेषण के टॉपिक के ख़त्म हो जाने के बाद हम जो है फिर आपको एनालिसिस करते हैं आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। कल की क्लास में फिर हम आपके साथ मिलेंगे और कल की क्लास में फिर आपको आगे की, यानी आज पाठ्यक्रम विश्लेषण हुआ और कल से आपकी क्लास कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगी टॉपिक वाइज। बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना ध्यान रखिएगा। कल मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर।